गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज है 20 नवंबर और आज है बच्चों का आलमी दिन। सो आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बच्चों से मुताल्लिक। कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के हुकूक की बात करना, कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझना। और आज के दौर में जब बच्चों से मुताल्लिक हम बात कर रहे होते हैं, उनकी बहुत से चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं और हमें उसको एड्रेस करना है। एक गैप है इस वक्त जो कि हमारे सामने है, वो है जनरेशनल गैप। हम एज अ पेरेंट बच्चों को उस तरह से नहीं समझ पा रहे, उनकी वोकैबुलरी को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, उनके इमोशंस को, उनकी नीड्स को, उनके एक्सप्रेशन को, उनके बिहेवियर्स को, एटीट्यूड को, पैटर्न्स को हम सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। लेट्स एडमिट दिस। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें मुझे लगता है कि पेरेंटिंग जो है वो बहुत चैलेंजिंग हो गई है। अब आई डोंट नो कि पेरेंटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, बिकॉज हर घर का एक लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत डिफरेंट है, बच्चे बहुत डिफरेंट, उनकी नेचर बहुत डिफरेंट है। बट ऐसे में जो पेरेंटिंग है वो वाकई बहुत चैलेंजिंग हो गई है। अब जब एक पेरेंटिंग की हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी फलाने के बच्चा के माँ बाप उसको वैसे ट्रीट करें तो हम भी अपने बच्चों को वैसे ही ट्रीट करें। आप अच्छी चीज़ें ज़रूर अडॉप्ट करें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने बच्चे के बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को, उसकी नेचर को देखते हुए आपने उन चीज़ों को लेकर चलना है। सो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक चैलेंज बहुत बड़ा हो गया। सेकेंडली ये कि बच्चे भी आजकल के बहुत चैलेंजिंग है, उनके मूड स्विंग्स अच्छे खासे हैं, बच्चों की डिमांड्स बड़ी डिफरेंट हैं। और वाकई शोएब, ये जो जनरेशनल शिफ्ट है इतना तेजी से आया है और ये जनरेशनल गैप इतना ज़्यादा है कि यकीन जाने हम अक्सर ये आप और मैं बात करते हैं कि हमारे बचपन में तो ऐसा नहीं था और आज के बच्चे उस बहुत सारी चीजें नॉर्मल हैं उनके लिए। सुनील, मुझे लगता है कि देखें पहले के दौर में ये था कि चूंकि चेंजेस बहुत स्लो थी, तो उस तरह का गैप नहीं था। वो गैप दादा दादी और बच्चों में शायद हो सकता हो, वो भी उतना नहीं था, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों में बड़ा कम था। अब बहुत ज्यादा। अब तो आप ये देखें ना, 4, 5, 6 साल के बाद ये चीजें इतनी तेजी से बदल जाती हैं कि आपको एक गैप महसूस होता है। अगर आपने एक ब्रेक लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा पेरेंट्स के तौर पे, एक मदर ने ब्रेक लिया है प्रोफेशनल लाइफ से, बच्चों को देख रही है, 5 साल बाद जब वो दोबारा फील्ड में आती है, उसे एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है, बिकॉज दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी होती है। सो वही गैप ट्रांसलेट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी में, क्योंकि बच्चों को आप उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। सो आज हम इसको भी थोड़े सा समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ पेरेंट ये कितना जरूरी है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें और कैसे अपने आप को अडॉप्ट करें उस माहौल के लिए कि हमें बच्चों को समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपने उनको खाना पूछ लिया या अच्छा खाना खिला दिया या स्कूल भेज दिया। हाँ, दैट्स नॉट इट। वो जो तरबियत है ना, बिकॉज देखिए हमेशा टर्म क्या यूज होती है, तालीम और तरबियत, यानी तालीम और तरबियत। सो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है तरबियत का। उसमें आप क्या इनपुट दे रहे हैं एज अ पेरेंट, आपकी क्या इनपुट है, एज अ फैमिली आपकी क्या इनपुट है, जनरली एज अ सोसाइटी आपकी क्या इनपुट है। क्योंकि अगर आपके नेबर में भी एक बच्चा है तो आपकी वहां पर भी कुछ जिम्मेदारी है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि बच्चे उस तरीके से बाहर नहीं निकलते, उस तरीके से घुलते मिलते नहीं है, उस तरह की इंटरेक्शंस नहीं होती हैं, गैदरिंग्स नहीं होती हैं, बच्चे अपने आइसोलेशन में। आज अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा आप बच्चों बाहर जाना है या फलानी गैदरिंग में जाना है या वो फैमिली आ रही है, तो बच्चे कहते हैं अब बिग नो, उनको पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, उनको प्राइवेसी चाहिए होती है। एंड आई डोंट नो कि पेरेंट्स के सामने छोटे बच्चों की क्या प्राइवेसी होती है इस तरह से। खैर, ये सारी चीजें जो कि हम अपने एंगल से सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा बचपन डिफरेंट गुजरा है। बहुत सारे लोग जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी दौर डिफरेंट हुआ है तो ठीक है ना, बच्चे भी डिफरेंट होंगे, हमें भी कुछ चीजें अडॉप्ट करनी है, जरूर अडॉप्ट करनी है और हमें करनी भी चाहिए। बट पॉइंट इसमें ये है कि हमने इस फैक्टर को जरूर सामने रखना है कि बच्चों की तरबियत वो बहुत अच्छे तरीके से हो, बच्चे बदतमीज ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, आज हम जो पूरा शो है हमने डेडिकेट भी किया है बच्चों के हुकूक के ऊपर, किस तरीके से पेरेंटिंग बेहतर हो सकती है, किस तरह से बड़ों का किरदार इसके अंदर हो सकता है। एक्सपर्ट्स को भी आज हम बुलाएंगे और ऑब्वियसली व्हाट्सएप आप भी करें, हमें अपनी राय भी दें कि आप पेरेंटिंग को किस तरीके से देखते हैं और कितना शिफ्ट आपने देखा है, कितना चेंज आपने देखा है। एब्सोल्युटली। तो हम बढ़ेंगे तो एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बच्चे हमारे साथ होंगे जो कि अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी एक्टिव प्रोग्रेसिव बच्चे। और इसके साथ साथ जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, वो इस इशू को किस अंदाज से देखते हैं कि बच्चों और पेरेंट्स का जो गैप है उसे कैसे मिनिमाइज आपने करना है। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। यू है राइजिंग पाकिस्तान। नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रांग हो गई है भाई। कितनी? सोचो,
पेप्सी तुम्हारे हाथ में। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। यार बहुत प्यास लग रही है और ये गर्मी। ये कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा। इस हीरो के चक्कर में मुझे चक्कर आ जाएंगे। कैसा क्या है, कुछ भी पहनते रहते हैं। एक काम करें, उल्टा पहन ले इसको। अब ये हमें बताएगा फैशन कैसे करना है। गाइस प्यास लग रही है। एक मिनट, अब ये कहाँ जा रहा है? ये लो शर्जीला, नई 3-in-1 रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया यार। चलो चलो शॉपिंग नहीं करनी? कहा था ना इसमें सुपर पावर्स है। मजा आ गया। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। सितारा तो है मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। यार बहुत प्यास लग रही है और ये गर्मी। ये कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा। इस हीरो के चक्कर में मुझे चक्कर आ जाएंगे। कैसा क्या है, कुछ भी पहनते रहते हैं। एक काम करें, उल्टा पहन ले इसको। अब ये हमें बताएगा फैशन कैसे करना है। गाइस प्यास लग रही है। एक मिनट, अब ये कहाँ जा रहा है? ये लो शर्जीला, नई 3-in-1 रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया यार। चलो चलो शॉपिंग नहीं करनी? कहा था ना इसमें सुपर पावर्स है। मजा आ गया। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब बच्चों के आलमी दिन की हम बात कर रहे हैं तो वहीं पर बच्चों को प्रोग्राम में बुलाना भी हमारा फ़र्ज़ था। और ऑब्वियसली उस लिहाज से उनके अचीवमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अगर आप बच्चों के टैलेंट को टैप करते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं तो उनकी एनर्जीज किस तरह से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो सकती हैं और कैसे वो अपनी अपनी फील्ड्स में इनोवेशन ला सकते हैं। सो ऐसे ही में आज एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जिनका ड्रोन्स से जिनकी बड़ी दोस्ती है। पहले हम देख रहे होते थे कि फिल्म मेकिंग के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब एक प्रॉपर करियर जो है वो ड्रोन्स में इंट्रोड्यूस हो चुका है। फसी मलिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, 12 साल से ड्रोन से इनकी दोस्ती है। ड्रोन्स के हवाले से ये काम कर रहे हैं। अपने करियर का इन्होंने आगाज़ किया और एडवांस ड्रोन प्रोग्रामिंग और एआई इंटीग्रेशन यहाँ तक इन्होंने सफ़र जो है वो तय किया है। और अपनी जो टेक कंपनी है उसके थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स वो विन कर चुके हैं। इनोवेशन जो है वो लेकर आ चुके हैं और ऐसे में उनको नेशनल इनोवेशन अवार्ड, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और बाकी डिफरेंट जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा पजीराई उनको मिल चुकी है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जी फसी मलिक से। अस्सलाम वालेकुम फसी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू फसी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और फसी के साथ हमें ज्वाइन किया है खुशबख्त ने। खुशबख्त इज 12 ईयर्स ओल्ड और आज हम खुशबख्त से ज़रा ये जानेंगे जो कि आप तमाम जो बच्चे हैं और उनके एज ब्रैकेट के बच्चे स्पेसिफिकली उनकी नुमाइंदगी यहाँ पर इस सेगमेंट में करेंगी कि बच्चे पेरेंट्स से क्या उम्मीद रखते हैं, पेरेंट्स से उनके क्या शिकवा तो हाँ एक्सपेक्टेशंस हैं, एब्सोल्युटली वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो खुशबख्त को भी वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम खुशबख्त, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी।
खुशबक किस क्लास में है? 7। क्या बनना चाहती हैं? मैं नहीं वो I didn't decide yet. रियली इट्स ओके। मतलब इट्स फाइन, आप एक्सप्लोर कर रही हैं अभी, और ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको समझ आ जाएगी कि आप क्या करना चाहती हैं। मीनवाइल वैसे आप सोचें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। फसी 12 साल की उम्र से ड्रोन्स के साथ दोस्ती, करियर का आगाज करना, थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। बचपन से शौक तो सारों को होता है कि रिमोट की गाड़ी का, खास का लड़कों को ज़्यादा होता है कि उसके मैग्नेट निकाल रही है, तो जो भी टॉय है वो ला के देते थे, तो 3 दिन जाए मैक्सिमम वो ठहरा मेरे पास जो भी रहा, तो उसके बाद उसके मैग्नेट ही में चिपका रहता था हर जगह। तो तब से शुरू की है, और ये मेरी ड्रोन की हॉबी फादर की हॉबी थी पहले, तो मैं बैठा देखता रहता था, और जो उन्होंने पहला ड्रोन बिल्ड किया तो मुझे यकीन नहीं था कि वो उड़ेगा। मैं अबू को तो सपोर्ट करा था कि उड़ जाएगा ये किसी तरह से, लेकिन मुझे कोई अंदर से आपको था कि उड़ना कोई नहीं, एतबार कोई नहीं था आपको। ये मुझे पता था कि ये ऐसे लग रहा था कि नहीं उड़ेगा। ओके। क्योंकि हम जिस तरह पार्ट्स के जोड़े थे वो सब कुछ मेरे के नया था, मैं उसको पहली बार देख रहा था। और टॉय ड्रोन्स तो एक तो उड़ा चुका था और काफ़ी तोड़ भी चुका था फाइटिंग स्किल के लिए आपने। तो फिर उसके बाद वो उसकी मोटर स्पिन की जब पहले उसकी मोटर जब स्पिन हुई तो फिर मुझे हो पाई कि ये तो आप हल्का फुल्का उड़ेगा, अब उड़ सकता है। ओके। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद एक एरर आ गया जिसकी वजह से वो नहीं उड़ा, वो भी नहीं उड़ा। तो वो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही पड़ा रहा। फिर मैंने शुरू कर दिया उसके ऊपर काम अपने स्कूल के साथ साथ, तो फिर उसके ऊपर काम शुरू किया। तो वो करते करते क्योंकि उस तरह के एरर तब हमें कोई गाइडेंस नहीं थी, इधर कोई उस्ताद ही था, अकेडमी नहीं थी जिधर से हम जाके लर्न कर सकूँ या मैं किसी से पूछ लूँ कि क्या एरर है। तो खुद ही यूट्यूब से सीखना शुरू किया, आर्टिकल्स कुछ पढ़े ड्रोन के ऊपर कि क्या एरर हो सकता है। वो एरर तो सॉल्व हो गया है पहला ड्रोन, लेकिन वो जो पहला एरर सॉल्व हुआ कोई काफ़ी लेट था, रात का टाइम, मैं अबू थे और साहब कज़न थे हमारे साथ। तो वो ड्रोन फर्स्ट फ्लाइट उसकी हुई तो वापस नहीं आया। फ्लाइट तो उसकी होगी लेकिन वो ड्रोन फिर वापस नहीं आया। वो फिर ड्रोन किधर गया? वो फिर रात का टाइम था तो हम तारे ही देखते रहे कि कोई एक ड्रोन होगा उनमें से। आज तक नहीं मिला? नहीं, वो फिर उसके बाद आज तक बहुत ढूंढा उसे, लेकिन वो फिर आज तक कितना नुकसान हुआ था? वो नुकसान बेहतर तो अब्बू को पता होगा कितना हुआ था। अच्छा, तो मतलब उड़ा तो उड़ ही गया वो बिल्कुल। आपको चाहिए था आप भी एक तलाश गुमशुदा का एक लगाते ना कि हमारा ड्रोन जिसका रंग ये है, वो उम्र ये वो हमारे गांव में घुमा था, तो वहाँ पे खेतों में हमको तलाश करता उसे। किसी को तो मिला ही होगा, मिला तो होगा किसी को, पर वो उनको भी नहीं पता होगा ये क्या चीज है। ओके, चले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो नुकसान होते हैं ड्रोन की कहानी। कोई बात नहीं, उससे आपने आगे भी तो काफी सीखा। चलें आपकी जर्नी पे वापस आएंगे। खुशबक से क्या पूछें? खुशबक से हम ये सवाल रखते हैं, खुशबक बच्चे आजकल पेरेंट्स से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? क्या कोई ऐसा गैप है जो कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान है जो पेरेंट्स नहीं अंडरस्टैंड कर रहे? मोस्टली पेरेंट्स आजकल ये करते हैं कि वो जब बच्चों को तंग कर रहे हैं तो सिवाय उनसे कॉमली डील करने के बजाय वो उन बच्चों को मोबाइल दे देते हैं या टैब्स दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसमें गेम्स खेलो या इसको देखो, हमें परेशान ना करो। इससे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान काफ़ी गैप हो जाता है जिससे वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? ये तो आपने बताया कि पेरेंट्स ये कर रहे हैं, बट पेरेंट्स करें क्या? पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, मतलब उनको मोबाइल्स फ़ोन नहीं देना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए ताकि वो उनके ज़्यादा करीब हो सकें, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि अगर पेरेंट्स उनकी अगर बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स से नहीं शेयर करेंगे, पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, तो फिर बच्चे बाय फ्रेंड्स बनाएंगे और मोस्टली वो फ्रेंड्स उनको धोखा भी दे सकते हैं क्योंकि हर बंदे को ट्रस्ट नहीं कर सकते। पेरेंट्स ही बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। क्या अब आजकल बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते? आजकल ज़्यादा पेरेंट्स क्योंकि AI आ गया है, फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, हर चीज़ है, आजकल ज़्यादा पेरेंट्स तो यही कर रहे हैं कि वो बच्चों को सर से उतार रहे हैं, उनको मतलब ज़्यादा उनके साथ नहीं खेल रहे, बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ, वही ये मुझे लगता है हर दौर के हर बच्चे को ही फील होता है। हमें भी बचपन में ये फील होता था कि अम्मा पापा प्यार नहीं करते, क्योंकि हमें तो खैर मारे भी पड़ती थी। अब तो चेंज हो गया, ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया। हमारा ये होता था कि हम अगर पेरेंट्स ने सिर्फ आंख भी दिखा दी तो वी न्यू कि इसके बाद ये फुल स्टॉप है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट तब भी मुझे लगता है थोड़ी सी भी जो स्ट्रिक्टनेस होती थी तो हमें लगता था हम प्यार ही नहीं करते हैं, हमें तो ये नहीं अटेंशन नहीं देते। लेकिन हाँ, अटेंशन वाला मामला नहीं था क्योंकि टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं थी, तो हमें अटेंशन जो है वो फुल मिलती थी कि पेरेंट्स बात भी करते थे, बैठते भी थे। अगर फैमिली है तो फैमिली गैदरिंग है
और स्पेशली एक सिस्टम ऐसा होता था कि दादी दादा भी हैं, Yes. ठीक है, बाकी लोग में, तो एक कंप्लीट फैमिली, तो अगर उसमें पेरेंट्स की तरफ से कहीं ना कहीं इग्नोरेंस हो भी रही होती थी तो बाकी फैमिली के थ्रू वो चीज़ फिल हो रही होती वेरी थी। ट्रू। लेकिन हाँ, अब वाकई बात दुरुस्त है कि पेरेंट्स आर टू बिजी, जिसकी वजह से बच्चों को ये लगता है कि वो इतने मसरूफ हो गए, हमें वक्त नहीं वो दे रहे। अच्छा, ऐसे में फिर बच्चे क्या करते हैं जब उनको लगता है कि अच्छा पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हमें, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट हैविंग दैट क्वालिटी टाइम जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स का और बच्चों का गैप बढ़ता नजर आ रहा है आपको? जी, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों से नहीं बात करेंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ नहीं शेयर करेंगे, फिर बच्चे तो यही समझेंगे ना कि अब क्या फ़ायदा है हमें पेरेंट्स से बात करने का। फिर जो पेरेंट्स उनको जैसे ट्रीट कर रहे हैं, बच्चे भी पेरेंट्स को उसी तरह ट्रीट करेंगे। ओके, हम फसी ये सवाल आपसे भी पूछते हैं, वैसे तो हम आपके करियर पे मुतालिक भी बात करेंगे। क्या ये गैप है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान इस वक्त? है, बिल्कुल है, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान इस तरह अच्छा, से अब्बू का ड्रोन तक तुम तोड़ चुके हो, और कितना तुम्हें गैप महसूस होता है? नहीं, गैप अब्बू का ड्रोन तक तो वो तो बाद में एक्सप्लेन करना भी पड़ता था ना क्यों टूटा है, तो उसके बाद ड्रोन वो तो अब मेरी सेल्स स्किल के ऊपर था कि मैं उसको सह कर था कि ये इस तरह टूटा है और ये एरर हो सकता है। चलें गैप पे ही आते हैं। व्हाट डू यू थिंक, गैप क्यों है? ये जो बात की खुशबख्त ने, दैट्स द सेम रीजन? यही एक रीज़न हो सकता है कि एक तो जनरेशन गैप आपने जिस तरह कहा वो है, ऊपर से पेरेंट्स इस जनरेशन के तो ज़्यादा बिजी हो गए अपने किसी कैरियर को लेके या किस तरह से, तो वो बच्चों के ऊपर तब नहीं देते, और कुछ बच्चे भी हम भी करते हैं कि ज़्यादा आइसोलेट होके रहते हैं। देखो, मैं चूँकि एज अ पेरेंट हूँ तो मैं उनकी नुमाइंदगी करूँगा यहाँ पे। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं इस बिजी लाइफ में भी, पूरा दिन अगर हम काम भी कर रहे हैं तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। एट द एंड हमने जो भी करना है वो बच्चों के लिए करना है, बिकॉज हमारी ज़िंदगी खासी हद तक गुजर चुकी है। सो अब बच्चे का ये शिकवा करें कि आप हमसे प्यार नहीं करते, तो एज अ फादर मैं हर्ट होता हूँ इस बात से कि मैं दिन रात उनके लिए कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। तो ये बच्चे क्यों सोचते हैं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता? वो आप दिन रात जो उनके लिए कर रहे हो वो उनको उस तरह से अभी उनको इतनी समझ नहीं है कि वो आप उनके लिए कर रहे हैं। उनको भी सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, तो वो उनको पता है कि वो समझते हैं कि आप को मिल रहा है, उनको मिल रहा है तो आपको भी इसी तरह ही मिल रहा है। अच्छा, क्या आज के बच्चे अनग्रेटफुल हैं? इट्स बिकॉज मैं ये सवाल इसलिए सामने रख रही हूँ क्योंकि हर चीज़ पेरेंट्स मेहनत करके कमा के उनके सामने वो चीज़ रख देते हैं और उनको उस चीज़ की कमी नहीं फील हुई। जब कमी फील नहीं हुई तो उन्हें लगता है कि बस ये तो मिल रहा है, फॉर ग्रांटेड ले लिया। क्या अनग्रेटफुलनेस बहुत ज्यादा हो गई है एक हमारे सर्टेन एज तक तो अनग्रेटफुलनेस होती है, उसके बाद फिर आपको जब थोड़ा सा रियलिटी चेक मिल जाए तो फिर वो बट ऑब्वियसली वो तो वो वाली एज है ना कि जहाँ पे वो फिर आप बच्चे नहीं रहते, वो फिर आप अर्न करते हैं तो देन यू रियलाइज के अर्न करना कितना मुश्किल है। और हमारे पेरेंट्स ने, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, टीन एज में आप शिकवे शिकायतें कर रहे होते हैं, बट जब आप अपनी 20s में जाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, इनफैक्ट आप इंटर्नशिप भी करना शुरू करते हैं, देन यू रियलाइज कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। सादी सी बात है ना कि आपने वो रेस्टोरेंट जो कि आपने अपनी पॉकेट मनी से या जो भी अपने फादर से पैसे लेके आपने कर लिया, वो तो आप कर लेते हैं। जब आप खुद कमाते हैं फिर आप कहते हैं नहीं नहीं यार वहाँ नहीं जाना, बहुत पैसे लग जाएंगे। ऐसी बात है। अच्छा खुशबख्त, क्या बच्चे जो डिमांड्स करते हैं आजकल, उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और उनको ये लगता है कि पेरेंट्स हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे? क्या ऐसी एहसास कमतरी का शिकार हमारी यूथ है? आई थिंक कुछ बच्चे जिनको बचपन से ही सब कुछ मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो जाते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं उनको पेरेंट्स कुछ बात पे मना करते हैं कि नहीं ये आपने चीज़ नहीं लेनी या आपने नहीं करना, तो वो बच्चे हर्ट तो होते हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि किसी रीज़न से है। कुछ बच्चे इतने स्पॉइल्ड होते हैं कि जब उनको माँ बाप लाइक छोटी सी एक बात, अगर छोटी सी भी कोई चीज़ है उस पर मना कर देते हैं तो लाइक वो रोना शुरू कर देते हैं और लाइक ऐसे समझते हैं कि उनको सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं भी मिल सकती हैं और नहीं मिलनी चाहिए। मैं इस पर फोकस करूँगा। इट्स नॉट जस्ट कि नहीं मिल सकती, कुछ चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को अंडरस्टैंड कराएं कि नो मैटर इफ़ यू कैन अफोर्ड एवरीथिंग फॉर देम, यू शुड नॉट अफोर्ड देम अफोर्ड दोज थिंग्स एक्चुअली, क्योंकि अब वरना बच्चे के अंदर वो चीज़ होगी कि अच्छा मुझे जो चाहिए मिल रहा है, फिर वो उसके अंदर वो क्रेविंग ही नहीं होगी, प्लस वो भूख भी नहीं होगी कि अच्छा मुझे इसके लिए खुद कुछ करना है, एफर्ट्स पुट करनी है। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं ज़रा एक स्ट्रेस वाले एलिमेंट की तरफ जो कि होता है बच्चों के रिजल्ट्स को लेकर। सो आप दोनों से ही मैं बारी बारी पूछता हूँ। खुशबख्त पहले आपसे पूछता हूँ, वो स्ट्रेस आज कल बच्चे फील करते हैं कि अच्छा जब हमारे मार्क्स कम आएंगे और फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी और उसके बाद घर का एक पूरा माहौल डेवलप होगा जो कि 1-2 दिन रहेगा, है होता है ऐसे?
ऐसे होता है, लेकिन पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि वो बच्चों को ना स्टडीज़ में सपोर्ट करें। वो उनको सिवाय अगर उनका चलो रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया, उनको मतलब उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको कॉमली उस पे लाइक डील क्या करना करें? चाहिए। रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या करें पेरेंट्स? डांटे भी ना, नहीं पूछे भी ना? नहीं, आई थिंक पूछे, लेकिन इतना लाइक कॉमली पूछे, उनसे कैसे? आराम से बात कि करें। बेटा मार्क्स अच्छे नहीं है, मेरा बेटा क्यों फेल मेरा हुआ? बच्चा इधर आओ, बैठो, मुझे बताओ क्यों फेल हुए, चॉकलेट चाहिए? क्या ऐसा तो करें? नहीं क्या होता ना। करें? सख्ती आपको नहीं लगता थोड़ी बहुत जरूरी है कि बच्चे भी अपने करियर को सीरियस लें? थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है, उस लाइक उसको आप बहुत ज्यादा डांटेंगे तो फिर तो वो यही समझेगा कि मैं जितना भी ट्राई हार्ड करूंगी मेरे पेरेंट्स को तो नहीं अच्छा लगेगा। पेरेंट्स को उनको हेल्प करना चाहिए, मतलब एग्जाम की तैयारी में या जब वो होमवर्क कर रहे हैं उनको हेल्प करना चाहिए पेशेंस से। लेकिन अगर बहुत ही हद हो जाए तो चलो ठीक है कर अच्छा, दो। ये इस चीज से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, जो अक्सर हम बात भी कर रहे होते हैं कि बच्चे की पोजीशन रख दी ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आनी है। जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है वो कभी सेकंड आ गया तो फिर इतनी सख्ती हो जाती है कि बच्चे की जी फर्स्ट क्यों नहीं आए आप। उसी तरह से हम देख रहे होते हैं कि नंबर्स में अगर आपके 80% हैं तो 90 क्यों नहीं आए, 90 हैं तो 95 क्यों नहीं आए। ठीक है, वो कुछ तो 100 पे भी फोकस होता है कि वे 100%। मैं भी कहता हूं 90% ही बहुत है, 70 भी बहुत है वैसे तो। एनीहाउ, तो ये इस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ कि वाकई वो बाजू का इतनी सख्ती हो जाती है कि बच्चे ट्रॉमेटाइज हो जाते होते हैं। अच्छा चलिए हम इसमें थोड़ा टॉपिक से हट जाएंगे, लेकिन सभी आपको याद होगा अपनी ही क्लास में, अगर आप भी सोचें मैं भी सोचूं, कि वो बच्चे जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे और वो बच्चे जो बिल्कुल बैक बेंचर थे जो तंग करते थे क्लास में, और एक जो कि मीडियोकर ना जो कि 70% 80% के बच्चे हैं, कुछ सब्जेक्ट में वीक हैं, कुछ में बहुत बेहतर हैं, बट एक्टिव हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हैं। अब 3 कैटेगरी में मैंने आपके सामने बच्चे रख दिए। आपने कामयाब किसको होते देखा? बैक बेंचर्स को। अच्छा, मैंने मिडिल टीयर को देखा। अच्छा, मैंने बैक बेंचर्स को भी देखा है। आपकी बात भी ठीक है, प्रॉब्लम वो भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने वाकई से पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि इवन यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जो गोल्ड मेडलिस्ट थे मेरे साथ के लोग, और जो मतलब हमें लगता था कि बड़े टॉप के बच्चे हैं क्लास के, वो आज तक प्रॉपर अपना करियर वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में। उसकी वजह सिर्फ ये है कि शायद वो फोकस सिर्फ रख दिया था कि थ्योरी याद करनी है, एग्जाम में अच्छा करना है, और उस दौरान जो आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करने की ज़रूरत थी वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हुई, और उनका करियर स्टार्ट ही 4 साल की डिग्री लेने के बाद हुआ। और जो बाकी बच्चे थे वो दो सब चीज़ों को साथ ही नहीं कि बहुत बुरे कोई उनका CGPA था, बट द पॉइंट इज कि मिड में बेसिकली अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सेल किया। एब्सोल्युटली, तो हमने इसलिए पॉइंट आज रखा क्योंकि अब एज अ पेरेंट्स हम ये कर रहे होते हैं बच्चों के साथ कि अच्छा मोस्टली पेरेंट्स कि नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली रेस से निकलते हैं। जो पेरेंट्स अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को, इस कंपटीशन में नहीं डालना बच्चों को, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, उनके कॉन्फिडेंस पर काम करना है। एंड कॉन्फिडेंस का मतलब कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता। ये भी हमारा एक मौजू है। वापस आते हैं जी अपने जो हमारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। फसी, अब थोड़ा सा आपके उस ड्रोन पे दोबारा वापस आएंगे। आपने कंपनी बनाई और आप उस कंपनी को लेकर अब चल रहे हैं, वेरी यंग एज माशाल्लाह। तो किस तरह से टाइम देते हैं? तो फादर के साथ मिलकर कर रहे हैं या कि सोलो आप कर रहे हैं इसको? अभी फादर के साथ मिलकर कर रहे हैं। टेक्निकल एरिया मोस्टली मैं उसका हैंडल करता हूँ, और बाकी सेल्समैनशिप अभी फादर को, कनेक्शंस जो यूज़ करने हैं वो फादर के भी यूज़ होते हैं उसके अंदर। बाकी क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन होती है वो सिर्फ मैं ही करता हूँ, क्योंकि उनको जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होता है वो सारा मेरे अंडर आता है। इस तरह से क्लाइंट्स किस तरह के होते हैं? क्लाइंट्स अपने मुख्तलिफ आइडियाज़ लाते हैं, अब डिफरेंट कंट्री से होते हैं। अभी पाकिस्तान में तो क्योंकि इतने नहीं थे तो बाहर ही है मोस्टली। सो फॉर एग्जाम्पल बाहर से आपको अप्रोच करता है तो वो बताता है कि मुझे इस तरह का ड्रोन चाहिए जी, वो अपना आइडिया पूरा प्रेजेंट करता है Okay. कि मुझे इस तरह का ड्रोन चाहिए, क्या इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, सब कुछ। सो जब ऑलरेडी मार्केट में इतने ड्रोन्स हैं, इतनी कंपनीज हैं, ड्रोन्स मौजूद हैं और इंटरनेशनली मौजूद हैं, हमने खुद अगर ड्रोन लेना हो तो हम बाहर से लेकर आ रहे होते हैं। सो बाहर के लोग आपसे क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं? व्हाट्स द डिफरेंस दैट यू आर क्रिएटिंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन? तो ऑलरेडी जो अवेलेबल ड्रोन्स हैं ना वो एक्सपेंसिव बहुत है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसे और ही है। दूसरा ये है कि सब ड्रोन्स के ऊपर चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, वो स्पेसिफिक कंपनी अपने पैटेंट साइन कर लेती है, तो उसके ऊपर सिर्फ वही चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके। तो जो उनके कस्टम आइडियाज़ होते हैं वो कस्टम आइडियाज़ बिल्कुल यूनिक होते हैं, उसको वो कंपनी भी नहीं प्रोवाइड कर रही होती। ठीक है। तो वो खुद जो सारा बिल्ड करते हैं, प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर वो एक प्रोडक्ट कंप्लीट बन जाती है। ओके। वो फिर एक और मार्केट में आ जाती है प्रोडक्ट जो कि उन्हीं ऑलरेडी बिल्ड ड्रोन की कैटेगरी में बाद में। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके कजन्स में या आपकी फैमिली में किसी ने किसी को मिसाल दी, वो देखो फसी को देखो मुझे ये कर रहा है?
अभी मुझे कुछ कजन मेरे बताते हैं कि तुम्हारी तो आप मिसाल आपसे अभी नाराज होते होंगे। काम खराब कर वो भी आगे मिसाल देते हैं कभी कभी, लेकिन मुझे भी काफी मिसाल, मुझे उनकी कभी मिलती थी मिसाल के पढ़ाई में, इनको देखो ये इस तरह करते हैं। तो अभी उनको जब मैं सुनता हूँ कि मेरी कोई मिसाल मिली है तो फिर मुझे आप कहते हैं लाइफ इज karma। मैं एग्जैक्ट यही उनको कहता हूँ, ये कार आई न्यू इट। जब आप मिसालें देंगे तो फिर अगला बंदा के देखा मेरी मिसाल मिल रही है तुम्हें। आपके साथ ऐसे होता है कभी मिसाल दी जाती हो आपको खुशबख्त के वो फलानी कजन को या फलाने कजन को देखो वो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तुम क्या कर रही हो? नहीं, कंपैरिजंस मेरे साथ तो कभी नहीं हुए, क्योंकि मैंने अपने लाइक एकेडमिक लाइफ और मतलब जो मेरी सोशल लाइफ है उसको बैलेंस रखा है। मेरी स्टडीज़ भी ठीक हैं और स्कूल में जो लाइक फंक्शंस वगैरह आते हैं उसमें पार्टिसिपेशन भी मेरी ठीक किया है। तो मुझे तो कभी नहीं कंपेयर किया किसी के साथ, लेकिन कुछ लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो फिर बच्चों का ना कॉन्फिडेंस हर्ट करता है। मतलब आपको अगर कोई किसी कज़न को लाइक एक बच्चा है और उसकी मामा कहेंगे तुम्हारे कज़न को देखो उसके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि उनका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, वो बस ये चाहेंगे कि वो अपने कज़न जैसा हो, नंबर्स अच्छे लाए। तो सही है, बहुत ज़रूरी है कि टैलेंट को, अपने बच्चे का टैलेंट देखें। हर बच्चे में टैलेंट होता है, आपने उस हिडन टैलेंट को सामने लाना है, ज़रूरी चीज़ है। आखिर में कोई मैसेज फसी आपसे शुरू करते हैं, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। पेरेंट्स को ये कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो लेकिन एक सर्टेन लेवल तक स्ट्रिक्टनेस रखे। और वो सर्टेन लेवल क्या है? वो हाथ है, वो बेलन है, वो क्या बात ही है ज़्यादा मोस्टली बात। हमारे तरफ तो कोई लेवल नहीं था भाई, हमारे तरफ तो प्रो लेवल ही था। हाथ में जो भी होता था वो चीज़ फ्लाइंग हो जाती थी, बात से ही करें, लेकिन हाथ तभी जब वर्बल इज अलाउड, वर्बल इज अलाउड, ठीक है, आई मीन ठीक है, लेकिन ये कि बच्चे भी डिफरेंट है आज के। हम बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि मार कुटाई होनी चाहिए। खुद कहते हैं ना मारे, हम खुद कहते हैं कि ना मारे, मारना किसी चीज़ का हल नहीं होता, बट तरबियत में सख्ती भी थोड़ी बहुत आती है। तो सख्ती, हाँ, जुबान की, आपके रवैये की सख्ती बच्चों को कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से वो जरूर होनी चाहिए। कंट्रोल आई डोंट थिंक सो, इसको हम यूं कह सकते हैं कि बच्चों को मैनेज करने के पर्सपेक्टिव से, हाँ, कंट्रोल ना कराओ बच्चों को। बच्चे आजकल कहते हैं हमें कंट्रोल ना करें। नहीं, बच्चों को आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते। कुछ होते हैं वैसे कंट्रोल करने वाले ना, जिन्हें कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, होते हैं कुछ बच्चे जिन्हें कहा कंट्रोल करना चाहिए, जो कि काबू से बाहर होते हैं। होते हैं। हाँ, खुशबख्त, तो आपसे मैसेज लेते हैं, पेरेंट्स को क्या मैसेज है आपका? पेरेंट्स को आई एम प्रीटी श्योर ये मैसेज होगा कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा कंपेयर ना करें, अपने बच्चों का जो टैलेंट है वो खुद लाइक उनको अनलॉक करने की कोशिश करें। और बच्चों को आई थिंक ये मैसेज है कि वो ज़्यादा बिगड़े ना, वो अपने लाइक पढ़ाई को भी ठीक रखें और अपने पेरेंट्स को ज़्यादा तंग ना करें, वरना वो फिर अच्छी खासी बेइज्जती होती है। अब लास्ट क्वेश्चन दोनों से, हालांकि ये मैसेज के बाद बनता नहीं है, ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, रील्स देखते हैं, हर वक्त गेम्स खेलते हैं, उसका क्या हल निकाला जाए? पहले खुशबख्त आप बताएं, खेलती हैं? मैं? हाँ। नहीं। ये तो अच्छी बच्ची है आप। और वो ठीक है, तो वो क्या बताएगा फिर? मेरा ये कम कर दिया, पहले मैं बहुत खेलता था इसके साथ। ठीक किया ना कम करके? जी बिल्कुल। ज्यादा खेलते थे और अब कम खेलते हो, क्या फर्क है? ज्यादा खेलने में ये फर्क है कि गेम से भी आपको एक सर्टेन लेवल तक नॉलेज मिलता है, लेकिन वो फिर आपका इंटरेक्शन होता है कुछ प्लेयर्स के साथ, या फिर आगे आपको जो बाहर के कुछ, अगर आप पाकिस्तान की गेम्स खेलते हैं बाहर की, तो आपका वो इंटरेक्शन एक अलग बिल्ड होता है, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल तक रखना चाहिए। उससे ज़्यादा फिर आप जब बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेक्ट कर जाते हैं तो वो फिर हमें फिर न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि आज इस गेम की वजह से ये हो गया। और फिर जेन जी के पास हर चीज़ की जस्टिफिकेशन है, ये भी हम बताते हैं। नहीं, देखो अच्छा का है कि गेम से आपको एक सर्टेन लेवल तक नॉलेज मिलता है, तो आई मीन मिलता होगा। अब हम नहीं उस जनरेशन में, क्या पता। मैं वही कह रही हूँ ना, मिलता होगा, हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है, वैसे ही जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। वो डिपेंड करता है आप कौन सी गेम खेल रहे हैं उसके ऊपर। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट कि आप खेल क्या रहे हैं। बाज़-औक़ात अच्छी गेम्स होती हैं, उनमें आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो आपको खेलनी भी चाहिए। बट हाँ, कुछ ऐसी ऑनलाइन गेम्स जिसमें आपको नहीं पता कि आगे कौन है और बच्चों पे नजर। है, ठीक है, सही कि हम लोग शादी ब्याह इधर उधर, तो हम, और पिछले दिनों का ये गाना वायरल भी हुआ था, वे सुने दिया कंगना इको जी। अगर कोई गलती कुताही होगी तो सॉरी, क्योंकि वो मैडम है नूरजहां, उनका मुकाबला तो नहीं हो सकता, मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, और ये जस्ट फन मस्ती है, ठीक है। वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा
जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया मैं नहीं तकना वे तेनू अद्धा बुआ टोके वेखना है तेनू सदा सामने खलो के वेखना है तेनू सदा सामने खलो के तू जिस गलियों लंघना सौदा इको जया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको जया। वाओ क्या बात है। मुझे ऐसे लगता है आप टप्पे बहुत अच्छे गाते हैं। टप्पे चिट्टा कुकड़ बने रे थे कास नींडू बट्टे वाली ये मुंडा आशिक तेरे थे कास नींडू बट्टे वाली ये मुंडा आशिक तेरे थे। बस जबरदस्त जी जबरदस्त क्या चलिए, हमने सिंगिंग का टैलेंट देख लिया, बस ये वो प्लान का हिस्सा नहीं था और वैसे मैं सडन ही बात की है तो ये हुआ है। और जब एकदम बहुत कुछ प्लान का हिस्सा नहीं होता, लेकिन देखिए हो जाता है। आपके प्लान का हिस्सा भी नहीं था ना उस शो में जाना। हाँ हो गया राइट। सो जिंदगी में बहुत चीजें अनप्लान चल रही होती हैं। एग्जैक्टली। और एक आप सोचते हो ऐसे ही है और एक अल्लाह पाक आपके लिए प्लान करता है। ऐसे ही। और जो क्योंकि इंसान की सोच बहुत लिमिटेड है, तो जो अल्लाह पाक करता है वो 70 माँ जितना प्यार करता है। एक माँ आपके लिए इतना अच्छा सोचती तो अल्लाह पाक आपके लिए कितना बेशक ऐसे, इसमें कोई शक नहीं जी। और इंसान वाकई तो वो हमेशा अच्छा होता है। बेशक। हाँ। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिंदगी में बिंदास चल रहा है। ये जिंदगी ना हो ना फिर यार हम लोग जट हैं, पंजाबी हैं, ठीक है, खुले बात करते हैं, खुले मिजाज के होते हैं, ब्लंट होते हैं। मोहब्बत हुई है? मोहब्बत है अल्लाह नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी। नहीं बोलना मेरा चाहिए। एक मूड मिजाज है थोड़ा सा खुला सा और मैं इतना चीजों को सर पे सवार नहीं करती। गल हो गई ते मजा आ गया है, ठीक है, नहीं हुई ते पर मैं तो टाइम दी सोनी है तो टाइम दी उठनी है। नहीं सीरियस वाली बात, सीरियस वाली कभी मोहब्बत हुई? मतलब सीरियस वाली कि नहीं, सीरियस लेती नहीं है? नहीं लेती सीरियस। मैंने सोचा आप नहीं लेती है, वो नहीं लेते, मैं नहीं लेती कभी। और लड़कियों के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं बनिस्बत बॉयज के। सही, मतलब शादी का इरादा नहीं है आगे? क्यों नहीं करनी है ब्याह? नहीं तो सीरियस नहीं लेना तो ब्याह कैसे होगा? शादी देखें, मोहब्बत अगर अच्छे तरीके मोहब्बत जिसको है तो रिश्ता भेजेगा, जो रिश्ता भेजेगा तो मोहब्बत सच्ची। नहीं तो वो तो सीरियस हो जाता है, मोहब्बत ने गल्ला बातें नाल हैं तो वो तो सीरियस हो जाता है। आप सीरियस नहीं होती तो वो रिश्ता भेज भी देगा तो क्या होगा? मैं तो एक ही बात करती हूँ यार, कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा है ना, पहले तो देखती हूँ यार मेरा कोई इसके साथ मैच जोड़ है। हाँ ज़रा जोड़ होना चाहिए। कास्ट मूड बल्कि ये इसको यूं हम सवाल भी रख देते हैं कि आइडियल हस्बैंड या आइडियल लाइफ पार्टनर आपकी नजर में क्या है? देखिए मैं हुस्न पे नहीं जाती हूँ, ठीक है। एक तो आपकी ग्रेस होती है, पर्सनालिटी ओवरऑल। दूसरा इंसानियत मैटर करती है, ठीक है। फिर जिसको एक शऊर, मौके महल पे बात क्या करनी है और कोई प्रॉब्लम है तो उसको डील कैसे करना है, ये मेरी प्रेफरेंस है। अब शादी एक बार ही करनी है तो लॉन्ग लास्ट चलानी है, बार बार तो शादी करनी है। सही बात है, सही बात है। अब तलाक दे ठप्पा थोड़ी लवाना होता है। अल्लाह सबको अपने घर में खुश रखे। समीन आप एक जुमला बोलते हैं पंजाबी का अक्सर ना, वो वाला हंसदियां चेहरियां दे क्या चेहरियां दा मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई गम नहीं है। पूछो ना फिर यार। जिंदगी में दुख कभी मिला जो आज तक याद हो? यार दुख है कि वजन नहीं काटो गया। ये साथ साथ ही चल रहा है क्योंकि आई लव टू ईट फूड, ठीक है। अब जब तक सुबह देसी पराठे नहीं हो, ऑमलेट पूरे दिन की रूटीन बता दे खाने की क्या होती है? हाँ आजकल तो जरा थोड़ी डाइटिंग चल रही ना, सो डाइटिंग की रूटीन क्या है? डाइटिंग की रूटीन सुबह 4 अंडे बॉईल, ठीक है व्हाइट, उसकी लेती हूँ और एक चाय का कप, बीच में फ्रूट सैलड ये वो खाती रहती हूँ। और रात को फिश खा लिया, बारबेक्यू खा लिया ये वो। बट 5, 7, 10 दिन के बाद फिर अपनी रूटीन। अच्छा 5, 7, 10 दिन के बाद अपनी रूटीन वाला खाना क्या होता है? नाश्ते से शुरू करते हैं। देखिए मैं सुबह उठते 7 फ्रेश फ्रूट्स खाती हूँ, ठीक है, और वो एक पूरी प्लेट आती है। उसके बाद मैं खाती हूँ थोड़ा सा गैप लेके, यानी 1.5 घंटे का गैप ले लिया तकरीबन, ठीक है। तो पराठे होते हैं। कितने पराठे? अंडा कितने पराठे? मेरी बहन सुहाना और मैं, हम दोनों
सेम रूम, सेम काम, सेम गाड़ी, तो हम दोनों के साथ 1, 1.5, 2 तो डिपेंड करता है कि अम्मी ने बनाया तो 2 खा ले दिन, ठीक है, नहीं देखिए मुलाजिम बनता है ने बनाया तो ना, 1। फ्रूट्स खाएं सुबह सिर्फ घंटे बाद इतना बनता है, ठीक है, हाँ, मेक सेंस। तो और उससे ये कि स्टमक भी फ्रेश रहता है और फेस भी अच्छा रहता है। तो ये तो हो गया जी सुबह का आपका नाश्ता, पराठे वराठे हो गए, फ्रूट हो गया, उसके बाद 11-12 बजे क्या? 11-12 बजे तो हम काम पे होते हैं यार, अब उस टाइम नहीं खाते। और आपको तो पता ही, आप लोग तो शूट कर रहे हैं, नसीबों में मिल गया खाना तो खा लिया, तो खा लिया, वरना तो ऐसी शिफ्ट चल रही थी, चेंज करो, ये तो मतलब करो, वो लंच करो। नहीं करती हैं आप? लंच करती हूँ, उसको बोलते स्पॉट बॉय को, यार 2 सैंडविच दे और ले आके दे, की कहते दोनों सैंडविच ला दे, कोई चाय ले दे, कुछ खवा दे, उन चक्कर आ रहे हैं। जो मिल जाए दिन में वो खा लेती हैं। शाम में क्या खाती हैं? शाम में घर जाते साथ अम्मी वेलकम करती है, अम्मी बड़ी भूख लगी, रोटी ला के दो, बस पहले रोटी, घर में जो भी बनाओ, घर का तो फेवरेट है, क्योंकि बाहर का खा खा के ना दिल भर गया, अब लगता है कि घर का सिंपल खाओ तो ये नेमत है यार। सही बात है, ठीक है, घर के खाने में ही सबसे ज्यादा आपको, मुझे तो आके घर का खाना ही अब सबसे अच्छा लग रहा है। ठीक है, इतना तो वैसे आप नहीं खाती तो वेट लूज आपका वैसे ही हो जाना चाहिए। मेरा एक्चुअली देखिए बात ये कि खाने से नहीं, कुछ हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वेट गेन हो जाता है, तो वो मैटर। अच्छा सुना, मिमिक्री भी करती हैं? मिमिक्री करती हूँ। तो कौन सा ऐसा एक्टर है हमारी, कोई ऐसे कैरेक्टर जिसकी आप मिमिक्री कर सकते? हाँ, मिमिक्री मैंने की थी मोमो की। ओके, हिना दिल पजीर साहिबा की, बच्चों का बड़ा फेवरेट है। सो अगर उस कैरेक्टर में ढलना हो आपको अभी तो हो जाएगा? हाँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ, हमने इंतजाम कर रखा है, शॉल और ग्लासेस भी हैं। 100% तो नहीं, जितना हो जाए, बट आई ट्राई माय बेस्ट। चलो जी, ये जी शहाना साहिबा इन मोमोज कैरेक्टर। मैंने नबील के साथ और असलम साहब के साथ लाइव किया था, बड़ा मजा आया था, असलम साहब के साथ बहुत अच्छा हुआ था और बड़ा वायरल भी गया था। जबरदस्त, ही इज एन अमेजिंग एक्टर एज वेल। आई ट्राई माय बेस्ट, और अगर कोई गलती कोताही और मोमोज, वो डिस्क्लेमर पहले देती हैं, तो गलती कोताही तो माफ, यार आप एक सब टक्कर जाके तो मजे से रही है। चले जी, दूर रहो मुझसे, बात नहीं करो मुझसे। हाँ। अरे माँ जी, मैं आपका बेटा नबील, भूल गए महमूद साहब को? हाँ, शकील। वो कौन है? तुम और कौन शकील? मैं नबील माँ जी, और मेरे पापा जी महमूद साहब। हाँ हाँ, फिजूल साहब। नहीं नहीं, महमूद साहब। महमूद साहब, अच्छा। हाँ माँ जी, सुबह क्या खाया था? सुबह शाबाशी, आज तो मैंने लंच ही नहीं किया। सुबह क्या खाया था? शाबाशी, हैं? डिनर में तो मैंने आलू के पराठे और अंडे खाए थे। अरे माँ जी, डिनर नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट, नाश्ता क्या खाया था उठ के? अच्छा, बस मैं तो आजकल डाइटिंग कर रही हूँ बेटा, वेट रिड्यूस करना है मैंने। तो माँ जी, डाइटिंग में क्या खाया था? डाइटिंग में तो हवाई खा रही हूँ फिलहाल। तुम्हारी बीवी मुझे कुछ पूछती ही नहीं है, जुल्म करती रहती है हर वक्त मेरे पे। माँ जी, जुल्म तो आप करती हैं उस पे। हाँ? रो रही थी कल भी। कौन? बीवी मेरी। उसकी तो आदत है रोने की। माँ जी, कुछ कहा होगा आपने उसको? बस वो मेरी खूबसूरती से चलती है। उसकी अपनी खूबसूरती भी बहुत है माँ जी। बस एंड करते हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो देखिए, जब मल्टी टैलेंटेड हो तो बड़ा अच्छा लगता है बात करते हुए भी, एंड आई एम श्योर कि आप वाकई जिस शो में होंगी, 4 चांद उस शो की एनर्जी लेवल ही आप हो जाता होगा। वेरी नाइस। हमारे शो का सेट का इतना अच्छा माहौल है, पॉजिटिव माहौल, जितने भी पाकिस्तान की सुपरस्टार आए हैं, हर बंदे की एक जाते जाते उन्होंने कॉम्प्लीमेंट जरूर दी है कि ये आपका सेट, आपका शो, यहाँ पे बैठना आना, इतना पॉजिटिव माहौल है, ऐसे लगता है जैसे आप जैसे अपने घर की महफिल में, दोस्तों की महफिल में। क्या बात है, क्या बात है। पहले हम उनको बड़ा कंफर्टेबल करते, गपशप लगाते नॉर्मल, तो फिर एकदम से भी हम कहते हैं चलो एक्शन। अरे क्या बात है। बड़ी अच्छी बात है, देखिए एक अपनायत सी फील होती है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। सोना, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। What a wonderful personality with लाइवली सी एनर्जी के साथ, जिस तरह आप इस सेगमेंट को आपने किया, फॉर श्योर आप अपने शोज पे करती हैं एंड सोशल मीडिया पे भी आप कर रही हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।
सेलेनोर लाया मंथली मेगा सेल, 700 रुपए का हैवी डिस्काउंट, जल्दी करो अवेल। अब मंथली प्राइम ऑफर सिर्फ 1600 रुपए में पाओ और 300 GB डेटा के मजे उड़ाओ, 7 लातादार मिनट से बातें करते जाओ। तो जल्दी उठाओ फायदा, नहीं करो वेट। अभी मंथली प्राइम ऑफर करो एक्टिवेट। मौका निकल गया तो हो जाओगे लेट। यार बहुत प्यास लग रही है और ये गर्मी। ये कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा। इस हीरो के चक्कर में मुझे चक्कर आ जाएंगे। कैसा? क्या है, कुछ भी पहनते रहते हैं। एक काम करें, उल्टा पहन ले इसको। अब ये हमें बताएगा फैशन कैसे करना है। गाइस प्यास लग रही है। 1 मिनट, अब ये कहाँ जा रहा है? ये लो शर्जीला, नई 3-in-1 रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया यार। चलो चलो शॉपिंग नहीं करनी। कहा था ना इसमें सुपर पावर्स है। मजा आ गया। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। चूंकि आज 20 नवंबर, उसकी मुनासबत से हम बात कर रहे हैं, बच्चों की गुफ्तगू हो रही है, चैलेंजेस पर बात हो रही है, जो कि एक बड़ा चैलेंज बच्चों का स्क्रीन टाइम, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है और ज़्यादा पेरेंट्स भी इससे खास से मुतासिर होते हैं। बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं चूंकि पेरेंट्स हमें के लेकर नहीं जाते, सो हम बस फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और पेरेंट्स कहते हैं हम कहाँ लेकर जाएं, टाइम ही नहीं होता हमारे पास, वी हैव अ बिजी रूटीन है ना, शेड्यूल, और बाहर उस तरह से खेलने कूदने का रुझान भी कम होता जा रहा है। प्लस फैमिली गैदरिंग्स में भी हम देखते हैं कि आप इतना रिलाई नहीं कर रहे होते बच्चों को कि आप खेलें, सो आप फिर बच्चों से कहते हैं कि आप बस अपने रूम में रहें या ड्राइंग रूम में रहें या आप अपने एक स्पेस में रहें। पेरेंटिंग के हवाले से बात करते हैं, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, चैलेंजेस कितने आ चुके हैं अब, और क्या बच्चों को क्या गिले होते हैं, और स्पेशली पेरेंट्स को, बिकॉज हम क्योंकि अभी ये सेगमेंट करने जा रहे हैं वो इस एंगल से भी कि अब थेरेपी का भी बड़ा रुझान आ गया है। बच्चे जब आते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास तो उनके क्या गिले होते हैं, जो वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पा रहे होते। किस तरीके से इस गैप को कम किया जा सकता है, बेहतरी लाई जा सकती है। हमारे साथ मौजूद है जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वजीहा जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वजीहा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई एम श्योर आपके पास पेरेंट्स भी आते होंगे और बच्चे भी आते होंगे। हम सबसे पहले जरा बच्चों के हवाले से पूछना चाहेंगे कि बच्चे क्योंकि जब पेरेंट्स के सामने बात नहीं कर पा रहे होते, वो साइकोलॉजिस्ट के सामने बोल पाते हैं। क्या गिले शिकवे होते हैं, क्या मसाइल हैं? आप दोनों ने जो स्टार्ट किया बहुत अच्छा, जो मेन एक्सप्रेशन के ऊपर आपने बात की, ओपिनियन के ऊपर, वॉइस के ऊपर, और आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे भी है और इसका थीम भी यही है, आवर राइट्स, आवर डे और आवर राइट्स। और ये जो आपने एक्सप्रेशन की बात की, इस पर मेनली कि बच्चों की ओपिनियन भी मैटर करती है और बच्चों के व्यूज़ भी मैटर करते हैं, यही इसका मेन थीम है। जनरली तो हम बात करते हैं उनके राइट्स के, एजुकेशन की, हेल्थ की, प्रोटेक्शन की, सेफ्टी की, उनकी वेलबींग की, बट हम उनके ओपिनियंस की बहुत कम बात करते हैं कि बच्चे भी राय रखते हैं, बच्चे भी आवाज़ रखते हैं। आपने कहा कि बच्चे थेरेपी में क्या बातें करते हैं, शेयर करते हैं। ट्रस्ट में जब बच्चे थेरेपी में आते हैं तो जो उनकी फ्लिप साइड सामने आती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो शरारती है, ये तो तंग करके रखता है, और जब बच्चे थेरेपी में आते हैं इतनी मैच्योर बातें करते हैं। और एक कंप्लेन मैं पेरेंट्स से भी करती हूँ कि पेरेंट्स से भी कहते हैं बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। अरे बच्चा है, वो जो देख रहा है, जिस तरह उसकी मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, वो उन्हीं चीज़ों को पिक करके बात कर, और एक्शंस जो हैं उसके आगे अडल्टहुड में जाके मेनली हम देखते हैं। अगर हम इतने कम बच्चे की आवाज़ को उनके एक्शंस पे जज करें तो हम बच्चों के साथ जाती करते हैं। अब आपने कहा क्या बातें करते हैं, उनकी मेनली जो है सेंसिटिविटी सामने आती है। थेरेपी में वो अपनी सेंसिटिविटी को डिस्कस करते हैं। वो जो हमें लगता है बच्चे नहीं महसूस कर रहे, वो उन बातों को डिस्कस करते हैं। जैसे घर में अगर कंपैरिजन चल रहा है, घर में अगर बच्चे के ऊपर प्रेशर्स चल रहे हैं, उन प्रेशर्स के ऊपर वो बात करते हैं, और मेनली अपने इमोशंस के ऊपर। हमें लगता है बच्चा क्या ही फील कर रहा होगा, ये छोटा सा तो है, बेशक 7-8 साल का भी बच्चा हो। अभी जो एज है वो बहुत कम एज रेंज के बच्चे भी बहुत बड़े इमोशंस को फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर ऑब्जर्वेंट,
और उन घरों में जहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कशंस में फ़िल्टर नहीं किया जाता, उनके सामने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया जाता जो फ़िल्टर हुआ हो, वो बच्चे फिर जल्दी मैच्योर होते हैं, जल्दी ऐसी बातें पिक करते हैं। फिर पेरेंट्स कहते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप बिहेवियर ऐसे कर रहे हैं तो वो पिक कर रहा है। और एक और चीज़, आजकल के बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो हमारे टाइम के बच्चों जितनी नहीं है, वो बहुत शार्प हैं। और यही गुजरते ज़माने की खूबसूरती भी है। अगर एक ही तरह का ज़माना रहे तो इंसान कभी तरक्की ना करे, डेवलपमेंट ना हो, और हम कहें कि अगर तरक्कियाँ और यार हमारे मॉडल्स पुराने ही आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। तो जिस तरह का दौर चल रहा होता है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वैसी ही जीन्स डेवलपमेंट उनमें भी होती रहती है। इसीलिए नई नस्ल ज़्यादा एडवांस होती है, ज़्यादा डेवलप्ड होती है। और जब भी कोई एडवांसमेंट की बात करते हैं, जैसे हम किसी एडवांस कोर्स में हिस्सा लेते हैं तो उसमें नई नई चीज़ें होती हैं। पेरेंटिंग भी ऐसी है, आपका बच्चा जब आपकी ज़िंदगी में आ गया, आप नई नई चीज़ें एक्सपेक्ट करें। हम क्या करते हैं, हमारी जब गलतियां कहाँ से स्टार्ट हुई, स्क्रीन टाइम की जो आप बात कर रहे थे, कि जब बच्चे को हमने देखा कि बच्चा स्क्रीन देख रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, हम और स्क्रीन देने लग गए। उनका वाह इसने तो क्लैपिंग की है, इसने तो देख के जो खुश हुआ है, या ये देख के तो चुप हो गया है, मतलब हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं और कैमरा रख दिया है, वो तो बड़ा फोकस्ड हो गया है। इन चीज़ों ने हमारी तबाही की है। हमने जब इन चीज़ों पर डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया और खुश होके हमने बच्चे की नफ्सियात को इसके ऊपर डिपेंड कर दिया, उससे क्या हुआ कि एक हमने अपनी आसानी तो देखी, लेकिन दूसरी चीज़ हम गलत चीज़ों पे खुश होने लग गए। अब बच्चे को तो रीइंफोर्समेंट मिलती है, वो देखता है हम तो स्क्रीन देख के ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं, माँ बाप बड़ा खुश हो रहे हैं, तो वहाँ से अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ रही है। लेकिन अभी भी मैं बहुत रेशो ज़्यादा देख रही हूँ कि पेरेंट्स स्क्रीन पे डिपेंडेंट होने, कुछ मंथ्स का बच्चा है और घर में टीवी लगाया होता है उसके सामने। अच्छा, मैंने अपने रूम में टीवी लगा हुआ था, मैंने सबसे पहली चीज़ की कि अपने रूम के टीवी को बंद किया। क्यों? क्योंकि बच्चे का जितना एक्सपोजर स्क्रीन का कम एज से स्टार्ट होता है, उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है। और एक टेक्निक जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ कि देखिए, हम फ़ोन तो अब यूज़ करेंगे, ख़त्म तो नहीं कर सकते, कोशिश करें कि आवाज़ कम रखें। कोई म्यूजिक है, अब मेरी बेटी है, उसने नई चीज़ स्टार्ट किया है कि वो म्यूजिक पे हैंड मूवमेंट शुरू कर देती है। अब वो कहीं पे भी कोई रील गलती से सामने आ जाए, इंस्टा ओपन करे, वो साथ ही इतनी अटेंटिव है कि एक दफ़ा सो के उठी, वो साथ ही उसने एक्टिंग शुरू कर दी, हैंड मूवमेंट की, डांसिंग मूवमेंट की, अपनी तरफ से एंजॉय कर। ये आकर बेटी की, आप खुद बड़ी लाइवली है ना। एग्जैक्टली, तो वो फौरन से ना खुश हो गई। अब मैंने वहीं से पिक करना शुरू किया कि आवाज़ नहीं करनी, मोबाइल ऑन। हम हमारा कई दफ़ा लोग कॉल करते हैं, आप कहते हैं उठाती नहीं, साइलेंट पे होता है। एक तो मोबाइल की आवाज़ बिल्कुल लो रखनी है। सेकेंडली, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, बच्चे के हाथ में कभी भी फ़ोन नहीं देना, कभी भी पकड़ाना भी नहीं है। इवन कि मैं वीडियो कॉल पे बात कराती हूँ, मैं हमेशा दूर मोबाइल को रखती हूँ। बच्चे की अप्रोच मैंने जब भी वो पकड़ती है, मैं ले लेती हूँ, ओके नो वेट। वेट का, नो का ये रिस्पॉन्सेस बच्चे समझते हैं, लेकिन डांट के नहीं, थोड़ा फर्म होके। हम क्या करते हैं, छीनते हैं, क्या कर दिया, अजीब अजीब अलकाबात से बच्चे को पुकारते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने कहा फर्म वाला। हम अक्सर घरों में ये देखते हैं कि बच्चों की आदत है कि माँ का फ़ोन वो ले लेते हैं, क्योंकि माँ उन्हें फ़ोन दे रही है। वालिद का फ़ोन वो नहीं ले रहे, बिकॉज वालिद ने बहुत फर्म अंदाज में बता दिया है कि मेरा फ़ोन आपने यूज़ नहीं करना। सो दैट क्लियरली मीन्स अगर माँ भी फर्म होगी तो वो फ़ोन बच्चा नहीं लेगा। सो ये कितना ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें अपने घरों में कि बी फर्म। यहाँ पे मसला ये है कि बच्चा जब 2 बार रोया तो दे देते हैं फ़ोन। भाई उससे या तो पहले दे दो, वैसे तो गलत है, लेकिन मैं पॉइंट है कि कोई भी चीज़, नॉट जस्ट फ़ोन, जब आपने फर्मली एक चीज़ डिसाइड कर ली ना कि नहीं, तो नो मीन्स नो। ये नहीं कि 4 बार रोने के बाद आप कहेंगे अब दे दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा हमसे ज़्यादा अच्छी, मैंने पहले मेंशन किया कि टेक्निक्स पिक करता है, और जो फर्म बाउंड्रीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं अभी भी पढ़ती रहती हूँ बुक्स। मैं ये नहीं कि मैंने इतनी नॉलेज ले ली है बस पॉज, नई से नई टेक्निक्स आ रही हैं, एडवांसमेंट्स आ रही हैं। मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि बच्चे के साथ टेक्निक को सिर्फ बुक्स पे रिलाई नहीं करें, आप एज अ पेरेंट ऑब्जर्व करें, मेरी क्या खामी आ रही है, क्या मैं कमज़ोर हूँ कि मैं बच्चे को रोता नहीं देख सकती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब वो रो रही है, उसको स्पाइसी खा। एक और मैं बड़ी चीज़, बीइंग अ मदर भी आप बड़ी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को स्पाइसी खाने के खिलाएंगे तो आदत बनेगी। मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। उसका स्टमक आप किन चीज़ों के लिए आदि कर रहे हैं, और करना ही क्यों है? करना ही क्यों? मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको स्पाइसेस के लिए आदि अब ये चीजें मैंने बड़ी सुनी कि तो खाएगी नहीं स्पाइसी चीजें, अरे तो और अच्छा हो जाएगा, ना खाए, ये तो और अच्छी बात है। शुगर इनटेक, स्पाइसी जो चीजें हैं वो आप बच्चे को मत दें। ये क्यों मैं मेंशन कर रही हूँ, ये बच्चे की गट को वीक करती है। और बच्चा जब खाएगा, देखिए जब उसने कोई चीज टेस्ट नहीं की हुई तो वो उस पे जिद कैसे करे, उसको तो टेस्ट ही नहीं पता। Exactly. मैं उस दिन, मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम एक डिनर पे थे और जो पेरेंट्स थे, उनका जो बच्चा था वो 7 साल का बच्चा था, एक 5 साल का था और एक 7 साल का, मेरा ख्याल है यही एज होगी उनकी। लेकिन वो कहते हैं हमारे बच्चे ने आज तक, क्योंकि सब कोल्ड ड्रिंक मांग रहे थे बाकी बच्चे, वो बच्चे नहीं मांग रहे थे कोल्ड ड्रिंक,
तो पूछा कि ये कैसे नहीं मांग रहे, उन्होंने कहा हमने कभी पिलाई ही नहीं है, हमने कभी टेस्ट भी नहीं Trust कराई, ही नहीं बच्चे है। ने अगर कभी मांगी तो हमने कभी दी ही नहीं। मतलब 6-7 साल की उम्र तक वो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं पता। उन्होंने कहा वो उसकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा, हमारे बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि हमने उसकी आदत उसको नहीं डाली, हमने उनके सामने नहीं पी कभी, हमें पीनी हो हम अलग से जाके पी लेते हैं, हमारे घर में ये चीज़ आती ही नहीं है। तो देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वो चीज़ें प्रैक्टिस करें जो आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि आप जो खा पी रहे हैं, आप जो आते हैं अडॉप्ट कर रहे हैं, आपका बच्चा तो वही अडॉप्ट करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी शोएब आपने की कि नो मीन्स नो, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने देखा है बच्चा जिद करता है, जिद के बाद कोई बात नहीं, अच्छा चलो ये कर लो, अगली बार वो दोबारा जिद करता है कि अच्छा मैं तो रोऊंगा पिटूंगा काम पूरा तो हो मुझे जाएगा। जो है वो चीज़ मिल जाएगी। और आई थिंक पेरेंटिंग में किसी को जज नहीं कर रही मैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली मैं पेरेंट नहीं हूँ अभी, तो मुझे ऑनेस्टली वो चीज़ें नहीं पता जो कि चैलेंजेस किसी पेरेंट्स के हो सकते हैं। सो मैं किसी को जज नहीं करी, बट जो चीज़ें एज अ थर्ड पर्सन आप ऑब्जर्व करते हैं मैं उनको ज़रूर कोट कर सकती हूँ। आई थिंक पेरेंटिंग में सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि आप बच्चे की उस जिद को मानते हैं जो वो रो के कर रहा होता है, और उसको पता होता है अगली दफ़ा मैं फिर रोऊंगा तो मेरी वो पूरी हो जाएगी, दैट्स इट। और मैं एक चीज़ बताऊँ, पेरेंट्स जिद क्यों मान लेते हैं, क्योंकि वो अपने लिए आसानी, इसमें भी अपने लिए आसानी देखते हैं, क्योंकि वो टेक्निक्स के लिए आपको सब्र चाहिए होता है, पेशेंस, कामनेस। अब वो कहाँ से लाएं, हमारी तो अपनी ज़िंदगियाँ बड़ी तेज़ हैं, यही तबाही है। जब हम बच्चे के साथ काम नहीं होते, बच्चा रो रहा है, आपको काम डाउन होना है, पेरेंट्स ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, बाकायदा उनको लग रहा होता है पैनिक अटैक हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा उनको हाथ पैर पड़ जाते हैं। आप बच्चे को रोने की भी स्पेस दें ना, अगर बच्चा एज के साथ डेवलप कर रहा है उसको रोने की भी स्पेस दें। एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट की, स्पेशली 5 से 7 साल के बच्चे के अंदर, जब आप उनको रोने की स्पेस नहीं देते, उनको फ़ौरन से सूद करना, काम डाउन करना, स्पेशली 3 साल के बाद, वो बच्चा बहुत खुद पसंद होता है, उसको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर लाजमी होते हैं। लाइक वो 70-80% चांसेस है वो बच्चे को लाजमी होंगे, और वो चाहेगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसे करते हैं पूरी दुनिया ऐसे करे, स्कूल में भी ऐसे ट्रीट किया जाए, मुझे फ्रेंड्स भी ऐसे ही ट्रीट करें, कि मैं सेल्फ सेंटर जिसे हम कहते हैं ना, वो बच्चा हो जाता है। तो जब बच्चा रो रहा है, किसी चीज़ की डिमांड करे, उसको पेशेंस सिखाएं, उसको बताएं कि ये चीज़ नहीं मिल सकती आपको, उसको, और लेकिन फर्म बाउंड्रीज के साथ ही हो सकता है। और ये जो एक और हम चीज़ देखते हैं कि बच्चा किसी के घर गया तो बस कोई चीज़ पसंद आ गई तो बस मुझे लेनी ही लेनी है, रोता है, फिर ज़रा जो भी फैमिली होती है वहाँ पे बेटा ले जाओ, दोनों चीजें गलत है ना, बेचारे क्या और गए। अच्छा मैं इस चीज पे शेयर करूं, ये बड़ी अच्छी बात आप दोनों ने मेंशन की, सभी ने भी हेल्पलेसनेस शो की है, क्या मैंने उस पे एक टेक्निक रखी है, बच्चा रो पिट रहा है आपके सामने, मेरी बेटी है तो ये हुआ एक दफा ये कि इसी तरह कोई बच्चा आया और उसने कहा मुझे ये चीज़ चाहिए, वो रोना शुरू हो गया, तो हमने मेरा से बात की, हमने कहा कि मेरा दे देते हैं उसको ना, तो वो अच्छा महसूस करेगा। उसने कहा बाबा माय पॉइंट इज कि मैं अच्छा महसूस नहीं करूंगी। ये उसने कहा कि ठीक है आप मुझे कह रहे हैं मैं दे दूं, मैं दे देती हूँ, बट आप जो कह रहे हैं कि वो अच्छा महसूस करेगा इसलिए देने, तो मैं अच्छा महसूस नहीं करूंगी, तो ये भी तो मैटर करता है ना कि आई वॉन्ट बी फीलिंग गुड। तो मुझे इसकी बात बड़ी समझ आई, मैंने कहा बात तो उसकी ठीक है, एक तो चीज उसकी है ना भी हो, तो अगर एक बच्चे को खुश करना है दूसरे को नाखुश क्यों करना है, दूसरे को डिस्टर्ब क्यों करना है। अच्छा ये टेक्निक आपने बड़ी अच्छी बात की, उसमें एक टेक्निक भी ऐड करूंगी, क्योंकि गेस्ट वाली आपने बात की, तो मैं शुरू से चीज़ रख रही हूँ कि जब आप घर में कोई गेस्ट आए और बच्चे चीज़ें छेड़ रहे हैं या बच्चा कुछ लेना चाह रहा है, सॉरी ये पॉइंट, बच्चा लेना चाह रहा है और पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा, तो आप जो है ना उसमें खामोशी का किरदार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें खामोशी का किरदार करें, आप ना पेरेंट्स की साइड लें ना बच्चे की, लेट देम हैंडल। कई दफा पेरेंट्स खुद हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो गेस्ट ऐसा बिहेवियर करते हैं पेरेंट्स को गिव अप करना पड़ता है। और दूसरी टेक्निक, जब बच्चा बहुत ज्यादा रोए तो मैं बच्चे की तरफ कहती हूँ कि आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप पेरेंट्स से पूछ लें, अगर पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो इट्स फाइन, मैं ये भी नहीं कहूँगी मैं दे दूंगी, ठीक है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा मुझसे पूछ रहा है मैं ले लूँ तो मैं कहती हूँ अपने पेरेंट्स से पूछें। अच्छा नहीं ये चलें एक मामला है, आपने बड़े अच्छे से इसको बताया कि वाकई जब आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो दूसरे को ये भी एक मैसेज जाएगा, पेरेंट्स भी बाज़-औक़ात होता है कि वो नहीं दे देंगे मेरे बच्चे को, तो वो भी उनको भी एक मैसेज चला जाता है कि नो, अगर दूसरी तरफ से एक साइलेंस है तो इसका मतलब ये कि कोई एग्रीमेंट नहीं है इस चीज़ पे कि दे दी जाएगी वो चीज़। बाज़-औक़ात घर में बड़ी कीमती चीज़ें होती हैं, और कीमती इन द सेंस कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है उनके साथ, आपके बच्चों की इमोशनल अटैचमेंट होती है उसके साथ, तो यू डोंट वांट टू गिव दोस थिंग्स ना। अच्छा अब ये जो दूसरी बात आपने छेड़ी, ये जो छेड़ रहे होते हैं चीजें घर के, इतने महंगे महंगे आपने डेकोरेशन पीसेस रखे होते हैं, अगेन इमोशनल अटैचमेंट के पर्सपेक्टिव, आपने अपना घर सेट किया हुआ है, बच्चे आए, उधम मचाया, धर्म बरम कर दिया सब कुछ,
पेरेंट्स मना भी नहीं कर रहे बच्चे को कि ये हमारे मसला है। बच्चे को बच्चा तो बच्चा है, ठीक हो गया, आपने उसे जैसे ट्रेन किया हुआ है वो वैसे ही करेगा। मैं बच्चे को गलत नहीं कह रही वहां पे, क्योंकि उसका बचपना है, वो पेरेंट्स पे है कि उन्होंने कैसी तरबियत की हुई है बच्चे की। ऐसे में पेरेंट्स मना ही नहीं कर रहे बच्चे को, और ही वो देखो कैसे खेल रहे, वो देखो उसको वो चीज पसंद आ गई है ना, व्हाट इज दिस। अच्छा, ये चीज़ ना, इस पे फर्म बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है सभी क्योंकि एक तो उन पेरेंट्स के लिए, स्पेशली बच्चे के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए वो बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं और मैंने रखी नहीं है। इसलिए यूजुअली जो बच्चों वाले पेरेंट्स हैं वो आते हैं बड़ी रिस्पेक्टफुली घर में, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि उस जगह पे जो ज़्यादा चीज़ें हैं टूटने वाली उधर थोड़ा सा कम कर दूँ। लेकिन डेफिनेटली जब पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स के साथ बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे है, वो आप थोड़ा सा आप इनडायरेक्टली बच्चे को रोके, कोई भी चीज़ कह के ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, या ध्यान से ऐसे वर्ड्स बोल के आप पेरेंट्स को साइन दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप खामोश रहे या कह दे बच्चा है करता है, उसमें फिर पेरेंट्स को भी थोड़ा एज मिल जाता है कि तो एक्सेप्टेंस आ रही है। आपको अपने इनडायरेक्ट बिहेवियर से और समटाइम्स डायरेक्ट बिहेवियर से थोड़ा सा आपको, ताकि वो खफा भी ना हो, गेस्ट है, मेहमान है तो खफा भी ना हो, लेकिन आपको सिग्नल ज़रूर देना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज दूंगी कि अपने बच्चे को, पेरेंटिंग सिर्फ घर में नहीं होती, पेरेंटिंग किसी के घर भी गया है ना, वहाँ पे भी है। मैं थोड़ा कोट करूँगी, मेरे जो भतीजे हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा, उनको सबने मिलकर, उनकी स्पेशली मदर ने तरबियत की है। तो वो घर में मेरे डेकोरेशन ड्राइंग रूम में वो छेड़े थे, तो मदर आई, वो बाहर ले गई, मेरी भाभी उनको बाहर ले गई। 5 मिनट क्या कम्युनिकेशन हुई है वी डोंट नो, 5 मिनट बाद वो बच्चे ठीक थे, 5 से 10 मिनट। कितनी रिस्पॉन्सिबल मदर है ये। 10 मिनट पहले वो मदर ने उनको समझाया, रोका प्यार से, यू नो हम घर जाके हम ये खेलेंगे, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन जब देखा बच्चे बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए, 3-4 बच्चे थे, टीम अप भी कर लेते ना बॉयज, वो बाहर लेके गई 10 मिनट के बाद, और 10 मिनट वो सीढ़ियों में बैठे थे दोनों। कन्वर्सेशन की, यस कन्वर्सेशन हुई, बिकॉज ही इज 5 years old। कन्वर्सेशन हुई, जब अंदर आए तो बच्चे का बिहेवियर टोटल चेंज। और जब मैंने नोट किया कि उनके माथे पे बल भी नहीं थे कि बच्चे को डांट रही हो या कुछ भी, नो बुली भी कर दी, मैंने बात की, डील किया ना। बच्चे तो शरारती ये होते हैं। पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग आप किसी के घर जा रहे हैं वहाँ पे भी है। अब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सेशन में ना ये कैसा रहा। मैंने कहा सेशन में तो इसने अच्छा बिहेव किया, लेकिन मेन सेशन में कैसा रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेशन के बाद वो कैसा रहा ये इंपॉर्टेंट है। वो एनवायरनमेंट उन लोगों ने मेंटेन करना है। यस, हमने थेरेपी तो कर दी। अब एक मदर मुझे बार बार कहती है बच्चे की इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। आप बिलीव करें, मैंने बच्चे के सेशंस पॉज किए और 2 वीक्स तक सिर्फ मदर के सेशंस लिए, एक 2 सेशंस। और मदर ने कहा इस वीक तो बड़ा अच्छा बिहेवियर है। मैंने कहा क्रेडिट गोज टू यू एंड ट्रस्ट मी, ये एग्जैक्ट बात मैं कोट कर रही हूँ। मदर ने आके कहा मैं बड़ा इंप्रेस हूँ थेरेपी से, उसके 3rd वीक में, कि बच्चे ने इस वीक बहुत अच्छा बिहेवियर किया। फिर मैंने उनकी पूरी लिस्ट ली हुई थी, उन्होंने इतने अच्छे बिहेवियर किए बच्चे के साथ। वो उन बिहेवियर के पैटर्न्स जो है ना वो चेंज हुए। सो ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग थेरेपिस्ट के लिए आ रहे होते हैं। मैं बुरा नहीं मानती, मैं थेरेपिस्ट को पॉज करा देती हूँ, क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। हमें भी रिजल्ट बच्चे के देख के खुशी होती है, जब हमें वो खुशी नहीं मिलती तो हमें लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने जितने भी केसेस पे काम किया ना सबीन शोएब, मैंने पेरेंटिंग पे मेनली काम किया है। पेरेंटिंग नहीं है, आप कहीं पे भी थेरेपी के लिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, मदर्स क्या करती हैं, थेरेपी के लिए घंटों घंटों वेट कर लेंगे, लेकिन वो 1 घंटा आधा घंटा घर में नहीं उस तरह काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हम बहुत सेंटर्स में देखते हैं जहाँ पे ऑटिज्म या बाकी कंडीशंस के बच्चों की स्पीच थेरेपी या दूसरी थेरेपीज हो रही होती हैं। सो वहाँ पे वीकली या मंथली पेरेंट्स के सेशंस भी होते हैं, और पेरेंट्स के सेशन की वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा हमें नज़र आता है। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अंडरस्टैंड करें कि हमने कैसे डील करना है, बिकॉज ये बच्चा 1-2 घंटे की थेरेपी लेकर आ जाएगा, घर में तो वही माहौल मिल रहा होगा। तो पेरेंट्स की थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग, कि आपने समझना सीखना है, और इसमें कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए कि मैं थेरेपी क्यों लूँ। नहीं किया ना, हम नहीं थे इससे पहले माँ बाप, नहीं बच्चे पाले हुए, नहीं पता हमें, बच्चे बदल गए हैं। बच्चों की तरबियत करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा। अब वो दौर थोड़ी है कि हम कहेंगे बस पल जाएंगे बच्चे, मतलब वो नहीं है वो दौर। और बच्चे अगर पालने हैं तो फिर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। ये भी सोचें, ठीक है, आपके घर के एक हद तक आपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाना है, आपने माशरे के लिए तैयार करना है, एक अच्छा इंसान देना है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको हम सबको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। वजी आखिर में कोई मैसेज आप देना चाहें आज के दिन की मुनासबत से? हाँ, मैं मैसेज ये दूंगी कि पेरेंट्स के लिए है कि वो जो बच्चे का टाइम दे रहे होते हैं ना बच्चे को, उसको एंजॉय करें। हीलिंग है ये, और मैं पेरेंट्स को ये मैसेज ज़रूर देती हूँ जब भी मिलती हूँ कि आप इस टाइम को हीलिंग समझें, और आप खुद नोट करें कि आपके अंदर का जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो कितना हील करता है जब अपने बच्चे को अच्छा टाइम देते हैं। वेरी ट्रू। और देखिए वाकई वो क्वालिटी टाइम वही होता है। That's what quality time is. वजह, thank you very much for joining us today. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
नई स्ट्रॉन्गर पेप्सी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी है भाई। कितनी? सोचो, पेप्सी तुम्हारे हाथ में। जब सोच के इतनी फील आ गई तो पी के तो न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी खुद ट्राई करके देखो। गाइस, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत गर्मी है, बहुत प्यास लग रही है, कुछ करो। अरे बाजी, अभी बुझाते हैं प्यास। 3-in-1 रिवाइव में है प्यास बुझाने की सुपर पावर। हम 3 हैं और ड्रिंक एक है। जो बड़ा स्टार होगा ड्रिंक तो उसी की होगी। तो इस हिसाब से तो मेरी हुई। हाँ? कैसे हुई? ड्रामा किंग मैं हूँ, 4 बिलियन व्यूज मेरे हैं। 4 सिर्फ 2 बिलियन और इंस्टाग्राम क्वीन मैं हूँ, ज्यादा फॉलोअर्स मेरे हैं। मेरी हुई। मैं लेडीज हूँ यार। अरे तुम्हें नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। सितारा तो है, मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज। पाकिस्तान आइडल, आई दिल से आवाज। Let's get digital with Zong 4G. पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। वेटर, यार भाई मुर्शिद, प्यास लग रही है यार। मुझे भी। बोलो डब्बे में क्या है? गाड़ी। सोना नहीं। भाई। अरे नहीं भाई, भाई यहाँ से सारे मिलके बोलो। ओके, अरे ये नहीं खोलना। 50 रुपए, इसमें क्या मिलेगा? अरे 50 रुपए में अब मिले प्यास बुझाने की सुपर पावर। नई 3-in-1 रिवाइव विद इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड ग्रेट टेस्ट। प्यास बुझाए पूरी तरह। मजा आ गया। अबे इसमें तो सच में सुपर पावर्स हैं। वो भी सिर्फ 50 रुपए में। नई रिवाइव, प्यास बुझाने की सुपर पावर। सेलेनोर लाया मंथली मेगा सेल, 700 रुपए का हैवी डिस्काउंट। जल्दी करो अवेल। अब मंथली प्राइम ऑफर सिर्फ 1600 रुपए में पाओ और 300 GB डेटा के मजे उड़ाओ। 7 लातादार मिनट से बातें करते जाओ।
तो जल्दी उठाओ फायदा, नहीं करो वेट। अभी मंथली प्राइम ऑफर करो एक्टिवेट। मौका निकल गया तो हो जाओगे लेट। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज चूंकि बच्चों का आलमी दिन है, उसकी मुनासबत से हम बात कर रहे हैं और ऐसे में बच्चों के जो किरदार है उसकी बात करते हैं। और उसमें हमारे जो बड़े हैं, जो कि बड़े प्यारे, बड़े ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं। नाना नानी का रिश्ता है, दादा दादी का रिश्ता है, इसमें और भी ज़्यादा बड़े होते हैं जो कि बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे उनका एक रोल होता है। और ऐसे में जिस शख्सियत ने आज हमें ज्वाइन किया है, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सनैलिटी माशाल्लाह। हमेशा उनसे बात करके हम बड़ा सीख रहे होते हैं, हम उनसे इंजॉय भी करते हैं उनकी गुफ्तगू को। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम साहब, बाबाई नेवी इनको कहा जाता है। और इन्होंने जिस तरह से इतने दौर देखे हैं, सो हम ये ज़रूर सवाल रखेंगे इनके सामने कि अब बच्चे कितने मुख्तलिफ नज़र आते हैं इनको। पहले के बच्चों को देखना और अब के बच्चों को देखना कितना मुख्तलिफ है, और जब वो छोटे थे वो यादें भी हम जरा हमसे कहेंगे शेयर करें। स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स का अब बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है। हम अपने बचपन से कंपेयर करते हैं कि अच्छा हम बड़ा क्लोजली, मतलब हम बड़ा अच्छा कनेक्शन होता था। क्या अब भी वैसे कनेक्शन है कि इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। अहमद तस्नीम साहब से आपकी मुलाकात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच, नाइस हैविंग मी अगेन। सर ग्रेट टू हैव यू। अपना बचपन याद है सर? बचपन बिल्कुल याद है। शरारती थे? लेकिन हमारा बचपन जो था ना, वो कान में रोड़ने वाला था थोड़ा सा। तो मैं हंस के कहता कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा बचपन ऐसे था। 100% ओबीडियंस। जो दादा ने कह दिया वो ठीक है, जो नाना ने कह दिया ठीक है, जो वालिद साहब ने कह दिया वो तो बिल्कुल ठीक है। बट अब बात यह है कि ये टाइम बदल गया है। उसकी जो एक वजह सबसे ज्यादा है ना, हमारे ज़माने में अगर नॉलेज 100 साल के बाद डबल हुआ था, घोड़े से हम टैंक पे गए थे 1000 साल के बाद, तो मेन रीज़न ये है कि आजकल का नॉलेज तकरीबन हर साल डबल हो रहा है। यस, वेरी ट्रू। तो ये जब नॉलेज डबल हो रहा है तो आपको अपना थॉट प्रोसेस, आपका रहने सहने का तरीका, आपके बच्चों को ट्रीट करने का तरीका को चेंज करना पड़ता है। ये नॉलेज डबल हो गया है। आजकल का जो जवान है, ही इज रिसर्च ओरिएंटेड। वो कहता वाई, वेयर, व्हेन, कहाँ, क्यों हो गया। ये अच्छी बात है। ये जो नॉलेज है ना, रिसर्च। मुझे किसी ने कहा, मैं ख्याल ये जो ज़करिया साहब आते हैं CNN पे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आजकल का जो मोबाइल है, नॉर्मल मोबाइल, उसकी कंप्यूटिंग पावर अपोलो 1 जो पहला शॉट गया था उससे ज़्यादा है। तो फिर आप, तो आजकल के यंगस्टर्स को माशाल्लाह, मैं ग्रेट ग्रैंडफादर, अल्हम्दुलिल्लाह, दो टाइम मेरे बच्चे हैं, 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। आई हैड लिटिल डिफिकल्टी इनिशियली विद देम। फिर अगर वो एक मेरा ग्रैंड सन अगर कैमरे से डबल मास्टर करके आया तो उसको फिर हैंडल करने के लिए थोड़ी सी रीजनिंग करनी पड़ती है। इन समरी, आजकल के बच्चों को आप काउंसलिंग कहें, डंडा नहीं, काउंसलिंग, रीजनिंग। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ स्ट्रीट आर्ट F73 में, वहाँ एक पार्क है, शालीमार पार्क। मैं और कुछ और बुजुर्ग उसको एज ए कार खैर सोशल सर्विस लुक आफ्टर करते हैं। वहाँ एक UN पार्किंग है। 3-4 साल पहले वो आपने पुलिस बुलाई, और यंगस्टर जो हैं, वो गाड़ियाँ हैं, ज़रा शौक है तो वो फुटपाथ पे चढ़ा दें। पुलिस 1 महीना रही, हर रोज़ झगड़ा, हमने पुलिस को निकाल दिया। फिर मैंने और हमारे 2-4 बुजुर्ग ने थोड़ी सी ड्यूटी की, बल्कि मुझे याद है एक लड़का आया, उसने फुटपाथ पे चढ़ा दी। तो मैंने कहा बेटे ये पार्किंग है तो तुम फुटपाथ पे क्यों चढ़ाते हो? कहता अंकल आई गेट थ्रिल। तो मैंने कहा यार पार्क करके थ्रिल ले लो। तो हमने काउंसलिंग की। मैं अभी आप दोनों को चैलेंज करता हूँ, वो गोल मार्केट है, वो कॉफी पिए, 99.9% पार्किंग में करते हैं। कोई पुलिस नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ कोई पुलिस नहीं। 99। आपने काउंसलिंग कर दी ना सबकी? काउंसलिंग। तो ये आजकल काउंसलिंग चाहिए। दिस इज द मेन थिंग एंड यू हैव टू बी फ्रेंडली। दूसरा ये है कि हमारे ऊपर भी है। अब मेरा नॉलेज, मैं सबरीन ऑफिसर हूँ, अभी आजकल वो जो चाइनी नई सबरीन वो कमांड कर रहा है, वो मेरे से ज्यादा जानता है। आई हैव टू एक्सप्लेन, मेरा तजर्बा है।
तो आजकल चलने का तरीका ये है कि तजर्बा हमारे जैसों के साथ नॉलेज यंगस्टर्स ये कंबाइन करके आप चले, सिर्फ उनको चाबी और कान ना मरोड़े, ये गलत है बिल्कुल। और पता है एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि आने वाली कोई भी जनरेशन जो होती है वो बेहतर जनरेशन होती है। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि वो बहुत सारी चीजें नई एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। बट यस, एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट। आप उस एक्सपीरियंस के साथ चलें तो वो चीज़ सोचेंगे, जो नॉलेज और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है, इससे फिर आप भी तरक्की करते हैं और फिर वो मुल्क भी तरक्की करते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा अहमद साहब, क्या वो कनेक्शन आजकल बच्चों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है जो कि हमारे दौर की अगर हम बात करें तब होता था कि फैमिली में सारे साथ रहते थे, या अगर साथ ना भी रहते हो तो बड़ों की एक अहमियत बताई जाती थी कि दादी दादा है, नानी नाना है घर पे। और अब की अगर बात करें, क्या काफी ज्यादा गैप हमें फील होना शुरू हो गया? वो मैं बिल्कुल एक सच्ची बात करूंगा, हमें जो अखलाकियात जिसको कहते हैं, हसन निसार अखलाकियात करता है, हमने ये अखलाकियात या सोशल मैनर या तमीज़ ये सीखी अपने नाना नानी से, दादा दादी से, वालिद वालिदैन से और स्कूल में। बट मैं बहुत सॉरी टू से दिस कि ये फासला बहुत ज़्यादा हो गया। उसकी वजह ये है, अगेन टेक्नोलॉजी है। नाना नानी दादा दादी तो इंस्टा फोन पे लगे हुए इंस्टाग्राम पे और वो फेसबुक पे लगे हुए हैं। माँ बाप जो हैं वो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, तो बच्चा टिकटॉक पे लगा हुआ है। माएँ बच्चों को नहीं सुलाती, तो हमारी माएँ तो हमें सुलाती थी। तो मैं एक ओपन सोसाइटी में क्वेश्चन करता हूँ कि या तो वो माएँ गलत थी, हजारों साल हमें लोरी दे के सुलाती थी, उसमें कोई लॉजिक होगा? अभी तो बच्चा टिकटॉक पे सो रहा है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा। वो लोरी देती थी और जो बेड टाइम स्टोरी होती थी जो आजकल ख़त्म हो गई है, वो कोई शेर शूर का नहीं होता, वो गुड्डा गुड्डी शहजादा ऐसे होती थी, ताकि आपका जो माइंड है इसको एक खुशी के माहौल में आप सोया जाए, जो मुझे समझ आती थी। लोरी प्रॉपर देती थी। अगर टिकटॉक ने आपको फिर सुलाना है तो फिर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि भाई कैसे होगी। ये मेरा एक दूसरी बात ये है, वो हमारे पे लागू है। ये जो कहना कि जब मैं था, ठीक है, मैं तो जंग जैसी गर्मी में पला हूँ, 43 डिग्री और तख्ती सर पे लगा के पड़ा हूँ, लेकिन ये मुझे जेब नहीं देता कि ये ताना मैं अपने ग्रैंडसन को दूं। उसकी वजह है कि यार अल्लाह ने अगर मुझे साइकिल नहीं दिया था और मेरे ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन अगर गाड़ी में जा रहे हैं, तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। ये तरक्की है। आप तरक्की की सीढ़ी को नहीं लड़ सकते। यू कैन नॉट फाइट द लैडर ऑफ प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस है, उसके लिए आप अल्लाह को शुक्र अदा करें और कहें कि मुझे ने अल्लाह ने इतना बेहतर बनाया कि मेरे बच्चे अब मेरे से बेहतर है। ये मैं कह रहा हूँ। क्या आपको ये भी लगता है कि बाज़ औक़ात जो नाना नानी हैं या दादा दादी हैं, उनका जो लाड प्यार होता है वो बच्चों को बिगाड़ता भी है? क्या कह रहे हैं? सॉरी, लाड प्यार, बड़ों का, बुजुर्गों का लाड प्यार, नाना नानी का लाड प्यार भी और दादा दादी का लाड प्यार भी। क्योंकि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हम सख्ती करना चाहते हैं थोड़ी सी, लेकिन नाना नानी भी मना करते हैं, दादा दादी भी मना करते हैं, वो उनका बहुत लाड प्यार भी खराब कर देते हैं। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा है। खैर मैं तो मेरी अगर बेटी अपने बच्चों को डांट रही होती थी तो मैं बल्कि उसकी साइड लेता था। तो वो नाना नानी का होता है, लेकिन फिर तरीका है। मैं हंस के कहता हूँ कि उस वक्त डांटो जब दोनों नाना नानी नहीं है डांट के। लेकिन आप डांटे नहीं ना, ये वो तभी कहते हैं जब उनको आप कान मरोड़ रहे हैं। आप उनको काउंसल करें, आप काउंसलिंग करें, नसीहत करें, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, कैमरे से, ऑक्सफोर्ड से, लम्ब से, IBA से, ये पढ़े लिखे, तो इनको रीजनिंग चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे अगर दादा ने मुझे कहा था कि टांगे चारपाई के ऊपर, उस चारपाई होती ऊपर रख के नहीं बैठना, तो मैं जाता था। लेकिन अगर अभी मुझे अपने ग्रैंडसन, बल्कि ये हुआ कहना पड़ा कि भाई तुम सोफे के ऊपर टांगे ना रखो, तो मुझे उसको रीजनिंग देनी पड़ी। मैंने कहा बेटा ये एक तमीज़ के खिलाफ है, महफिल में टांगे नीचे रखते हैं, ये फ़र्क है।
तो ये फर्क आपको करना चाहिए, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखे ना, और ये काउंसलिंग से और ये बात करने से बजाय इसके आप डांट के टांगे नीचे करो, उसके बाद से आप बताते कि नहीं ये मैनर्स में नहीं आता, कितनी ये बैड इंपॉर्टेंट चीज मैनर्स है। कि आपने रीजनिंग प्रोवाइड करनी है, आप उसको रीजन दो, जस्टिफाई करो। अब ये कहीं नहीं, हमें तो कहा आंखें दिखाई जाती थी तो हम तो बस सीधे हो जाते थे और टांगे नीचे कर लेते थे सोफे से। द पॉइंट इज जनरेशन डिफरेंट है, एक्सेप्ट करना है, और आप पेरेंटिंग भी उसी हिसाब से, बच्चों को आपने डिसिप्लिन भी उसी हिसाब से सिखाना है। अच्छा, ये अहमद साहब डिसिप्लिन कितना जरूरी है? हम आजकल देखते हैं जनरली बच्चों की जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, बुजुर्गों में है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, हमारे बड़ों में बिल्कुल है। बच्चों की जिंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आना ये कितना इंपॉर्टेंट है? खैर हमारे ज़माने में डिसिप्लिन था, और मैं हंस के कहूँगा बच्चे भी कम थे, ठीक है। मैं आपको एक अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। क्योंकि हमारी आबादी कम नहीं हो रही, बच्चे उतने हो रहे हैं, इकोनॉमिक माली कंपल्शंस हैं कि बाप भी काम करता है और माँ भी काम करती है। अब अगर बच्चे उतने हो रहे हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम कम हो गया है, तो ये एक, मैं F7 में रहता हूँ, वहाँ जो ये फ्रेंच कॉलोनी वगैरह, वहाँ की मैंने प्रॉब्लम स्टडी की है, और हमें इसकी बात करनी चाहिए कि जो लोअर मिडिल है, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब अगर माँ कहीं चली जाती थी, बाप चले जाता, दादा दादी नाना नानी कोई ना कोई होता था, एक तो भी जॉइंट सिस्टम खत्म हो गया, वो नौरोवाल से इधर वो नहीं है। दूसरा, अगर मियाँ काम कर रहा है, आजकल महंगाई है, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, बीवी को भी काम करना पड़ता है, ये मैंने स्टडी की है एज ए सोशल वर्कर, तो वो बच्चे किधर छोड़े? तो मैं इस टीवी पे आके एक बड़ी सिंपल रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि जो वेल टू डू हैं वो तो आया वाया अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारे मेजॉरिटी लोअर मिडिल की है, जो मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। मियाँ करता है 10 आवर्स और बीवी वर्किंग आवर्स में मेड सुबह से दोपहर तक, तो बच्चे कहाँ छोड़े? अभी हो ये रहा है कि वो बच्चे इस्लामाबाद में वो स्कूलों में दाखिल करा देते हैं। मेरे साथ ये वाक़या हुआ, वो बच्चा बड़ा नालायक निकला, तो मैंने थोड़ी सिफारिश की, तो उसने कहा सर आप नहीं समझते हैं, इस बच्चे की जो वो एक प्रायोरिटी है वो पढ़ाई नहीं है, उसकी माँ इसको सिर्फ छोड़ जाती है। तो इन नटशल हमें कोई एक नर्सरी या कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ लोअर मिडिल के माँ और बाप अगर दोनों काम करते हैं तो बच्चे उनको छोड़ सके। ये बच्चे फिर आवारागर्द हो सकते हैं, किधर छोड़े उनको? कहाँ छोड़े? माँ बाप का साया नहीं है 9 to 2। तो ये एक चीज़ है, एज ए सोशल वर्कर, एज ए ग्रेट ग्रैंडफादर, मैं कहता हूँ कि ये इसको ज़रा सा ऊपर लाया जाए और साथ साथ बच्चे भी कम कराया जाए, आबादी भी कंट्रोल की जाए। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना लोअर मिडिल के, इनका वाकई वर्किंग आवर्स में कोई है नहीं, किधर जाए वो? सही बात है सर, लेकिन वो जो बच्चों वाली बात आप कर रहे हैं, देखिए पहले हम ये देखते थे एक फैमिली में 6 बहन भाई, 7 बहन भाई, 8 10 भी। अभी जनरली हम देखते हैं कि एक बच्चा या 2 बच्चे हैं या बहुत 3 बच्चे हैं। जनरली हम देखते हैं कि ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, लोगों में अंडरस्टैंडिंग आई है, फैमिली प्लानिंग भी होती है, आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए प्लान करते हैं। बच्चे तो कम हैं, इन एक फैमिली की बात कर रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन में बहुत इजाफा हुआ है, बट एक फैमिली की हम बात जब करें वहाँ पे हमें बच्चे तो कम नजर आ रहे हैं। फिर भी पहले वो 6 7 बच्चे भी पल जाते थे, तरबियत भी हो जाती थी, अब वो 2 बच्चों की भी हम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है, जो मैं आपको बताता हूँ, पहले जो आपकी स्ट्रेंथ थी ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मैं गांव में पला हूँ, अगर एक घर में नहीं भी थे तो एक ये ईस्ट पंजाब की बात है, तो एक तरफ मेरा नाना नानी थे, एक तरफ मेरे दादा दादी थे, और मिडिल में मेरे चचा थे। तो जॉइंट फैमिली विलेज में भी था। वो मेरा मतलब है जो आपकी वालिद की एज की थी आप उसको फूफी कहते थे, ऐसे ही है, वालदा की एज की खाला कहते थे, ऐसे ही है। तो ये एक जॉइंट फैमिली विलेज में भी था। अब हुआ ये है, काफी लोग रियलाइज नहीं करते, और 6 बच्चे जो हैं जवान बेटे वो खेतों में काम करते थे। अब आ गई मैकेनाइजेशन, बच्चे तो उसके उतने ही हैं, 5-6 लड़के हैं उसके, ट्रैक्टर एक चलाता है, काम खत्म हो जाता है, तो वो 5-6 लड़के किधर जाए? कहाँ जाए? वो या तो शहरों में माइग्रेट करते हैं या फिर ये सरप्लस हो जाते हैं, उनको नहीं पता ना उनकी तालीम हो, ये हुआ कुछ हुआ। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि ये जो इमिग्रेशन है यूथ की गांव से सिटी में,
इसको कोई एक्सपर्ट्स देखें, ये सिटी आपके क्राउड क्यों हो रहा है, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। जैसे मैंने पहले कहा 5 बेटे थे, ट्रैक्टर आ गया, पहले 5 काम करते थे, अब 1 काम करता है, वो वो 3 4 ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे काम। वो इस्लामाबाद आएगा, लाहौर जाएगा, कराची जाएगा, इंडस्ट्री जाता है। वो फिर तालीम उनकी इतनी नहीं होती। तो मैं मदरसा का पढ़ा हुआ, लेकिन हमारे मदरसे में हमें उन्होंने साइंस भी पढ़ाई थी साथ। ओके, ये मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैं मदरसा में पढ़ा, उसके बाद मैं इस्लामिया स्कूल में पढ़ा, जो कि अगेन अंजुमन चलाती थी इस्लामिया स्कूल। लेकिन साइंस अगर मैं कहूँ कि मैंने 4 ज़बानें सीखी, अरबी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, ये 4 ज़बानें में सिखाते थे, अलजबरा, ज्योमेट्री, साइंस। तो पुराने स्कूलों ने प्रोफेसर भी पैदा किए, जनरल भी पैदा किए, एडमिरल भी पैदा किए, CSP ऑफिसर भी पैदा किए, डॉक्टर भी पैदा किए, साइंसदान भी पैदा किए। ये भी एक फ़र्क है। आप ऐसी एजुकेशन देंगे जो आपको सोसाइटी एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप सिर्फ सिंपल बैटर करके आएंगे, आई एम सॉरी, फिर जगह नहीं है। एक तरफ तो आप तरक्की मांगते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं जी मिडिल पास को भी नौकरी मिले और मैट्रिक पास को, ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं पॉसिबल है। और ये कितना ज़रूरी है कि जो आपने अभी बात की ना, ज़बानों का सीखना भी, साइंस की तरफ रुझान भी, क्योंकि अभी जनरली पेरेंट्स का भी रवैया ये होता है कि बस कुछ ऐसा करो कि पैसे कमाओ, फोकस है पैसा कमाना है, तो तरबियत नहीं है, तालीम में साइंस नहीं है, रिसर्च नहीं है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।